हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट द पार्टनरशिप एक्ट 1932। हर एक प्रोविजन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप हमारे इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आपको ज्वाइन करना है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेन एक्ट को पढ़ने से पहले हम हर एक वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप होती क्या है? तो पार्टनरशिप एक ऐसा काइंड ऑफ बिजनेस है जहां एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया जाता है 2 और मोर पर्सन के बीच में, जो कि एग्री होते हैं। ठीक है, या तो ठीक है वो एग्री होते हैं को ऑनर बनने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर द इनकम एंड लॉसेस दैट द बिजनेस जनरेट। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, 2 और मोर पर्सन एग्री होते हैं कि वो बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, और वो एग्री होते हैं, एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम शेयर करेंगे, उस इनकम को हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी बिजनेस से जनरेट होगा। ठीक है, ये तो था पार्टनरशिप। इन इंडिया में बात करें तो हमारा जो पार्टनरशिप है ना, वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और स्पेसिफिक लॉ एक्सप्लेन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पार्टनरशिप से रिलेटेड जितना भी आपका प्रोसीजर है, किस तरह के पार्टनर होंगे, क्या कुछ राइट होंगे, क्या कुछ लेबिलिटी होंगी पार्टनर की, ठीक है, वो सब कुछ हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया। ये एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया जो कि एक्सप्लेन करता है पार्टनरशिप को। एक एसोसिएशन है बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल और पार्टीज, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट करती हैं, कि वो एक्सेप्ट करती है पार्टीज कि हम शेयर करेंगे प्रॉफिट को, जो भी जनरेट होगा बिजनेस से। ठीक है, कि हम उसको जो है वो शेयर करेंगे। अब बात करें कुछ एक फॉलोइंग फीचर की, जो कि बताए गए हैं आपके पार्टनरशिप के क्या कुछ फीचर हो सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द कुछ फ्यू फीचर हैं। फर्स्ट है कि एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर। एक एसोसिएशन है 2 और मोर इंडिविजुअल की, एंड पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम अ पार्टनर एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो पार्टनरशिप होती है, ठीक है, वो एक सांझा अनुबंध होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज क्या करती हैं, एग्री होती हैं कि वो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे और एज अ पार्टनर हम काम करेंगे। ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, वो बी को कहता है कि भाई हमें बिजनेस करना, तू मेरा पार्टनर बन जा और कुछ पैसे तुम कंट्रीब्यूट करना, कुछ हम करेंगे, और जो भी हमारे प्रॉफिट होगा उसको हम जो है वो डिवाइड करेंगे, जो भी लॉस होगा उसको भी हम जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, द एग्रीमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द पार्टनर होना चाहिए, और सच जो भी एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ऑरल फॉर्म में भी एग्रीमेंट सही होता है, जो आप ऑरल फॉर्म में जो आप पार्टनरशिप बना रहे हो वो भी सही होता है, लेकिन कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए कि कल को कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। ठीक है, यदि डिस्प्यूट अराइज हो भी गया तो बहुत ही अच्छा रहता है ये प्रूव कर पाना कि इस तरह का पार्टनरशिप हुआ था, यदि पार्टनरशिप करी गई है आपके रिटर्न में। ठीक है, और इफ द पार्टनर हैव अ कॉपी ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, देन अवॉइड किया जा सकता है कंट्रोवर्सीज को। ठीक है, सेकेंड है 2 और मोर पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, यहां पर बोला कि इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट अ पार्टनरशिप एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, और उनका गोल होना चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो यहां हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताए गए हैं। ठीक है, ना ही तो मिनिमम और ना ही आपकी मैक्सिमम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताए गए, लेकिन ये है कि अब देखो कि मिनिमम से मिनिमम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए यदि आप पार्टनरशिप फर्म कोई ओपन कर रहे हो तो। ठीक है, इन अदर वर्ड में हम कहें कि न्यूनतम से न्यूनतम जो है वो आपके 2 तो होने चाहिए। ठीक है, और फिर बोला कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या है पार्टनरशिप का, कि जो पार्टनरशिप आप बना रहे हो,
ठीक है, वो शेयरिंग के लिए होनी चाहिए। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी ट्रेड से रिलेटेड जितना भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, हम उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हाउएवर जो डेफिनेशन दी गई है इन द पार्टनरशिप एक्ट में, वो ये बताती है कि पार्टनरशिप क्या है, एक एसोसिएशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन जो कि एग्री होते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, अब उनका बिजनेस मोटिव होना चाहिए। जो भी पार्टनरशिप फर्म वो ओपन कर रहे हैं, जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, उनका मोटिव क्या होना चाहिए कि वो बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्म, फॉर अ फर्म टू कैरी सम काइंड ऑफ बिजनेस, की जो भी फर्म ओपन की जा रही है वो इसलिए बनाई जाए ताकि वो बिजनेस के लिए जो है वो बनाई जाए। ठीक है, और उसका इक्वल आपका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, कॉमन मोटिव होना चाहिए, और मोटिव कैसा होना चाहिए, अपना बिजनेस करने का, म्यूचुअल बिजनेस होना चाहिए। द पार्टनर आर ऑनर होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो एजेंट भी होते हैं। अब देखो कि यहां पर बोला, अब देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए ए, बी और सी, ये तीन लोग मिलकर क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो ये साथ ही साथ प्रिंसिपल तो सारे ही होंगे, ठीक है, सब पार्टनर है, साथ साथ एक दूसरे के लिए एजेंट होंगे। एज काम करेगा वो बी और सी के बिहाफ पर करेगा। ठीक है, यदि इससे कोई गलती हो जाएगी तो ये भी उसकी इंडेमनीफाई करेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। ठीक है, यदि उसने काम ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में किया। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल बिजनेस है, सभी जो है ऑनर भी होते हैं एज वेल एज वो एजेंट भी होते हैं। और यदि कोई भी एक्ट परफॉर्म किया जाता है एक पार्टनर के द्वारा, तो अनदर दूसरे पार्टनर भी जो है वो इफेक्ट होते हैं उस एक्ट से। ठीक है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बोला गया कि एवरी पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि कल को ऐसा हो गया कि पार्टनरशिप फर्म लॉस में चली गई, तो आपको अपनी पर्सनल एसेट से भी जो है वो उसके लिए पेमेंट ऑफ डेब्ट पे जो है करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर आपका एडवांटेजेस क्या है आपके पार्टनरशिप की। तो यदि आप पार्टनरशिप करते हो ना, तो उसके क्या कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इजी फॉर्मेशन है, देखो कि यदि एक पर्सन के पास इतना इतने कैपिटल नहीं है, उसके पास इतना मनी नहीं है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। यदि दो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो इजी फॉर्मेशन हो जाएगा कि एग्रीमेंट कैन बी मेड ऑरल और प्रिंटेड, एज एग्रीमेंट कैन एंटर एज अ पार्टनर और एस्टैब्लिश्ड अ फर्म। ठीक है, और लार्ज रिसोर्सेज रहते हैं कि एक पर्सन देखो कि चाहता है कि मेरे को 10 लाख तक का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना। ठीक है, और इसके पास नहीं है, इसके पास सिर्फ 5 लाख है, तो ये किसी दूसरे पर्सन को बोल सकता है कि आप भी मेरे साथ एज अ पार्टनर जो है वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज रिसोर्सेज की बात बोली गई कि एवरी प्रोपराइटर जो है वो, जैसे कि सोल प्रोपराइटर कौन होता है, वो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन खुद से करता है, वन पर्सन के द्वारा जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। और इन हम अदर की बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना उनके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन करना है उनको वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए लार्ज रिसोर्सेज की बात करी गई। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी गई है कि ये पार्टनर जो है वो यदि प्रॉफिट होता है तब भी दोनों को ही चुकाना पड़ सकता है, जितने भी पार्टनर है, लॉस होता है तब भी वो जो उनको इक्वली ही चुकाना पड़ सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे। शेयरिंग रिस्क की बात करेंगे कि यदि लॉस होता है तो फर्म में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर। कॉम्बिनेशन एंड ऑफ द डिफरेंट स्किल की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए एक पर्सन को अकाउंट में बहुत इंटरेस्ट है, दूसरे को सप्लाई में बहुत इंटरेस्ट है, तीसरे को प्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्ट है, तो इनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स भी यहाँ पर देखने, मतलब उनको अलग अलग डिफरेंट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है डिफरेंट पार्टनर का, तो आप पार्टनरशिप फर्म जो है ओपन कर सकते हो। अब आते हैं हम मेन प्रोविजन की, विद अकॉर्डिंग टू सेक्शन हम चलेंगे अब। ठीक है, तो हमारा द पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, उसका मीनिंग क्या दिया गया है पार्टनर का, पार्टनरशिप का। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 में ये दिया गया है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो बोला कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पार्टनर, बिटवीन अ पर्सन, कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है बिटवीन अ पर्सन जो कि एग्री होते हैं कि हम शेयर करेंगे प्रॉफिट को, और बिजनेस और जो भी और लॉस होगा तो हम उसको भी शेयर करेंगे। शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस carried on or by any one of them
एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, कि हम एक दूसरे के लिए जो है वो काम करेंगे। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है पार्टनरशिप की, तो यहां पर बोला कि सबसे पहले एसोसिएशन होनी चाहिए बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है। फिर दूसरा बोला कि उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता होना चाहिए। थर्ड बोला कि देयर मस्ट बी अ बिजनेस अंडरटेकिंग और अ कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि लॉफुल होनी चाहिए। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बोला कि उनका मोटिव क्या होना चाहिए, कि उनको अर्न करना है क्या, प्रॉफिट, और शेयर करना है उन सभी पार्टनर के बीच में, ठीक है, कि जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि एग्रीमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, कि वो कैरी करना चाहते हैं बिजनेस ज्वाइंटली या किसी दूसरे के बिहाफ पर जो है वो, या म्यूचुअल एजेंसी से जो क्या करना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तीसरे पार्टनर मतलब जितनी भी फर्म है, जितने पार्टनर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ए और बी क्या करते हैं, 100 टन ऑफ ऑयल खरीदते हैं, ठीक है, और ये डिसाइड करते हैं कि हम इस 100 टन को आगे जो है वो सेल करेंगे ज्वाइंट अकाउंट से, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि ए और बी क्या है, कंसीडर किए जाएंगे कि ये क्या है, पार्टनर है, ठीक है। और यदि हम बात करें ए प्लस बी दोनों ही क्या करते हैं, बाय करते हैं 100 टन ऑयल, ठीक है, और वो एग्री होते हैं कि वो शेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ शेयर करते हैं, ठीक है, उन्होंने 50-50 टन जो है वो अपना शेयर कर लिया, और ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने कहीं नेक्स्ट कोई बिजनेस करने का कोई प्लान नहीं बनाया, तो यहां पर ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि यहां पर इंटेंशन ही नहीं है उनकी कैरी आउट करने की बिजनेस को। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, तो यहां पर बोला कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें तो कुछ नंबर बताए नहीं गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, ठीक है। और इन केस यदि हो गया कि एक्सीड कर गए, 100 मेंबर से एक्सीड कर गए, ठीक है, तो अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये बोला गया कि यदि एक्सीड करके 100+1 भी हो गया तो, या 2 भी हो गया, तो ये इलीगल एसोसिएशन मानी जाएगी अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में, ठीक है। सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया गया मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के बारे में बताया गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में बताया गया। बैंकिंग पर्पस के लिए ओनली कितने होने चाहिए, 10% होने चाहिए। अदर पर्पस के लिए क्या होने चाहिए, ओनली 20% होने चाहिए पार्टनर, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि पार्टनरशिप में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन 2 और मोर पर्सन के बीच में, जो कि डिसाइड करे कि हमें कैरी आउट करना है बिजनेस और शेयर करना है प्रॉफिट और लॉस को इक्वली। और उन पार्टनर के बीच में उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो क्रिएट करने चाहते हैं लीगल रिलेशनशिप। ये नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिकम द फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेस, और इट कैन बी आइदर रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। और हम इस रिटन एग्रीमेंट को क्या मानते हैं, हम किस नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस होना चाहिए फर्म का और बिजनेस का, ठीक है, जहां भी उन्होंने फर्म जो है ओपन करी हुई है, बिजनेस वहां वो स्टार्ट करा है, तो उसका नेम और एड्रेस पूरा होना चाहिए, किस नाम से उन्होंने फर्म ओपन करी है, ठीक है, उन सबका नाम वगैरह होना चाहिए। सेकंड, नेम एंड एड्रेस होना चाहिए किसका, पार्टनर का, कितने पार्टनर है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने मर्जी, ठीक है, तो उनका जो है वो नेम एंड एड्रेस होना चाहिए इस पार्टनरशिप डीड। कैपिटल जो भी कंट्रीब्यूट करी गई है ईच पार्टनर के द्वारा वो भी लिखी होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए, बी और सी। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने 20 लाख का बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, ए ने 10 लाख रुपीज पे कर दिया, दूसरे ने 5 करा, तीसरे ने भी 5 करा। तो यदि उन्होंने अलग अलग कंट्रीब्यूशन करा ना, ठीक है, कंट्रीब्यूट जो भी किया गया है ईच पार्टनर के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट, तो जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो भी डिसाइड कर ली जाएगी उसी टाइम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन, और यदि यहां पर बोला कि यदि उन्होंने कोई कैपिटल लोन लिया है, ठीक है, तो उसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनके द्वारा डिसाइड कर लिया जाना चाहिए।
अब जो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसमें राइट एंड ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर जो है वो भी लिखा गया होना चाहिए। ठीक है, कि आपने पहले ही सेटल कर लिया राइट एंड ड्यूटीज क्या होंगी, किस पार्टनर को क्या ड्यूटी जो है वो फुलफिल करनी है। अब सेटलमेंट, अब देखो कि पार्टनरशिप फर्म डीड आपने बना दी, ठीक है, फर्म बना दी, फिर आप लास्ट में जो है वो ये भी लिखोगे कि यदि इन केस की फर्म डिसोल्यूशन हो गई तो हम सेटलमेंट किस तरह से करेंगे उस अकाउंट का। सैलरी कमीशन आर पेएबल टू द पार्टनर, की जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके द्वारा कोई एजेंट वगैरह हायर किया जाता है या वर्कर रखे जाते हैं तो उनकी सैलरी किस तरह से दी जाएगी। और रूल, इन केस यदि कोई नया पार्टनर आपको अपनी फर्म में एंटर करना है, यदि किसी पार्टनर को रिटायरमेंट देनी है या किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड रूल भी उसमें लिखे गए होने चाहिए। और मोड ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, ठीक है, यदि उन पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो क्या मोड रहता है उसको सेटल करने का, वो भी इसमें लिखा गया होना चाहिए। और एनी अदर अफेक्टिंग द राइट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, और कोई भी राइट, ठीक है, जो भी पार्टनर को इफेक्ट करे वो सब कुछ जो है उसमें लिखा गया होना चाहिए। सेक्शन 12 में दिया गया है आपका बिजनेस, तो बोला कि पार्टनरशिप मस्ट भी जब क्रिएट की जाती है तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि वह कैरी आउट करना चाहते हैं बिजनेस को। और बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल इन नेचर होना चाहिए। को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट द पार्टनरशिप, कि आप को ओनर हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है और आप, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मैं और मेरा भाई दोनों ही क्या है, आपके, हम दोनों ऑनर हैं, को ऑनर है, तो को ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी जो है कंसीडर नहीं होगी कि ये पार्टनरशिप है। ठीक है, तो पार्टनरशिप बोला है कि अलग से होनी चाहिए, उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि वो कैरी आउट करना चाहते हैं बिजनेस को, और बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल नेचर होना चाहिए एज पर द डेफिनेशन जो कि दी गई है सेक्शन 2B में। ठीक है, कि बिजनेस में इंक्लूड होता है आपका ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। ठीक है, बिजनेस में इंक्लूड होता है आपका ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, बोला कि जो काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन है, ठीक है, ये सिर्फ बिजनेस करने के पर्पज से होना चाहिए, नॉट फॉर जस्ट प्लेजर। ठीक है, कि आप चैरिटी पर्पज से या अदर किसी अपनी खुशी के लिए जो है वो आप व्यवसाय नहीं करना करते होने चाहिए। ठीक है, तो बोला है कि जो आप बिजनेस करोगे, ठीक है, वो लीगल होना चाहिए और उसका मेन मोटिव क्या रहे कि हमें अर्न करना है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी की बात करी गई है सेक्शन 13 में, बोला गया है कि म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बोला कि जो बिजनेस है टू बी द कैरिड बाय ऑल ऑफ देम, जो भी बिजनेस है वो कैरी किया गया होना चाहिए, ऑल ऑफ देम, जितने भी पार्टनर हैं, और एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पर जो है वो काम करता होना चाहिए, एनी वन ऑफ इज वन और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ठीक है, इट गिव्स टू अजम्पशन, यहां पर बोला है कि ईच पार्टनर जो है वो इंटाइटल रहता है कैरी आउट करने के लिए बिजनेस को, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट करती होनी चाहिए डिफरेंट बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी जो है वो एग्जिस्ट करती होनी चाहिए बिटवीन द पार्टनर, और ईच पार्टनर क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और साथ साथ में एजेंट भी होते हैं फॉर द अदर पार्टनर के लिए। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए A B C और तीनों ही ये पार्टनर है। ठीक है, तो ये पार्टनर जब अपने बिहाफ पर काम करेंगे तो ये प्रिंसिपल होंगे, जब एक दूसरे के बिहाफ पर काम करेंगे, जब ये पार्टनरशिप फर्म में काम करेंगे तो वो एक दूसरे के बिहाफ पर ही काम करेंगे, तो ये एजेंट माने जाएंगे, वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होगी जब, यदि इन केस यदि एक पार्टनर के द्वारा कुछ गलत हो जाता है जिससे यदि लायबिलिटी अराइज होती है तो इन दोनों पार्टनर की भी सेम लायबिलिटी जो है वो अराइज होगी। ठीक है, कि ही इज बाउंड बाय द एक्ट और अदर पार्टनर। ठीक है, कि एक पर्सन के एक्ट के लिए अदर पार्टनर भी क्या होंगे, बाउंड होंगे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात करी गई तो एग्रीमेंट किस तरीके का होना चाहिए कि वो शेयर करना चाहते हैं प्रॉफिट को भी, लॉस को भी अमंग द पार्टनर। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ कैपिटल, जो भी कंट्रीब्यूट करेगी। लास्ट में भी हमने अभी देखा कि यदि किसी पार्टनर ने 10 लाख रुपीस जो है वो कंट्रीब्यूट करे, दूसरे ने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे, तीसरे ने भी 5 लाख जो है वो कंट्रीब्यूट करे, तो यहाँ पर जो आपकी रेशो है वो भी डिसाइड कर दी जाती है कि आपको किस तरीके का जो है वो
प्रॉफिट होगा, किस तरीके का जो है लॉस होगा। यहां पर बोला कि जो रेशियो ऑफ कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट होनी चाहिए इक्वली ही। और यदि यहां पर देखो कि सबने इक्वल इक्वल पे करा ना, देखो 5 लाख जो है वो सबने दिया है, तो हम उसको प्रॉफिट जो शेयर करेंगे और लॉस जो भी होगा वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए शेयर करने का, प्रॉफिट को भी और लॉस को भी अमंग ऑल द पार्टनर। ठीक है, शेयरिंग होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू रेशियो, जो भी आपने रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूट द बर्डन ऑफ अमंग द पार्टनर, कि यदि अलग अलग पार्टनर होंगे तो यदि लॉस में भी चलेगी पार्टनरशिप फॉर्म तो सभी को जो है वो इक्वल लॉस होगा। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप की बारे में बताया गया है कि यहाँ पे बोला ऑल पार्टनर जो है वो जॉइंटली लाइबल होते हैं पे करने के लिए डेप्ट को ऑफ द फर्म। और लाइबिलिटी क्या होती है आपकी, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है आपका इन केस यदि पार्टनरशिप फर्म लॉस में भी चली गई तो जो पार्टनर है उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो अपने डेप्ट से भी जो है वो पे कर सकते हैं, अपनी निजी संपत्ति पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जो है वो भुगतान कर सकते हैं। विच मीन द पार्टनर असेट्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग द डेप्ट ऑफ अ फर्म। ठीक है, फिर है आपका टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप किस तरीके से किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 में बताया गया कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर बताई गई जो कि ये पर्टिकुलर पार्टनर नहीं होंगे। अब हमें बहुत डिटेल में नहीं देखना है, यहाँ पर सिर्फ ये बोला कि आप एक एसोसिएशन बना रहे हो और फर्म में, और आप जो है वो रियल रिलेशन को शो करते होने चाहिए यदि आप को पार्टनरशिप फर्म बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो सेक्शन 6 में प्रोवाइड किया गया है कि मोड क्या है डिटरमाइन करने का कि यहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट यदि किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट ही किया जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है वो नहीं हम ये बताता कि ये पार्टनर है या नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप किस तरह से की जा सकती है, तो यहां पर बोला है कि कौन कौन जो है वो एक पर्सन, ठीक है, जो कि होल्ड करता है रिसिप्ट। ठीक है, यदि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ है, किसी ने मतलब किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस से उसको प्रॉफिट मिला, ठीक है, और उसने अपने पास रिसिप्ट रखी है, रसीद रखी है, और ये और जो मुनाफे पर निर्भर करती है, लेकिन उससे जो है वो ये आपका पार्टनर नहीं बनता कि उसने सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ है उसको, मतलब किसी भी फर्म के द्वारा किसी भी बिजनेस से उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर नहीं है। कुछ एक फॉलोइंग बताए गए हैं कि एज अ सर्वेंट एंड एजेंट हु रिसीव करते हैं रेमनरेशन ऑफ कमीशन, तो ये पार्टनर नहीं होंगे। विडो और अ चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर हु रिसीव द एनुअलिटी, ठीक है, वो रिसीव तो करते हैं, जो बेनिफिट है वो तो लेते हैं, लेकिन वो आपके पार्टनर नहीं होंगे। मनी लेंडर ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, ये भी आपका पार्टनरशिप पार्टनर नहीं होगा। रियल क्राइटेरिया क्या है डिटरमाइन करने का पार्टनरशिप को, तो यहां पर सेक्शन 6 में बोला है कि अब बोला कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस बेस पर ये टेस्ट नहीं कर सकते कि यहां पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप जो है वो डिपेंड करती है कि एक्चुअल इंटेंशन क्या है पार्टी की, कि पार्टीज की एक्चुअल इंटेंशन क्या है, क्या यहाँ पर पार्टीज की रियल में उनका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन थी या नहीं थी, और वही आपका एक्चुअल में ये बताता है कि यहाँ पर पार्टनरशिप आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं। एक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए पार्टी की कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, और काइंड ऑफ पार्टनरशिप बोला कि वेरियस टाइप ऑफ काइंड ऑफ पार्टनरशिप बताया गया। रियल में आपको 2 डिफरेंट क्राइटेरिया जो है पहले से बताए गए। ठीक है, कि पार्टनरशिप जो है वो 2 काइंड्स की हो सकती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड। ठीक है, तो मेन हम ज्यादातर जो है वो 2 डिफरेंट क्राइटेरिया को देखते हैं, इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके से पार्टनरशिप हो सकती है। फर्स्ट क्या है, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल कब होती है, जब आपने कोई प्रेस्क्राइब टाइम जो है वो डिसाइड नहीं करा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई भी पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं,
यदि बनाई तो उसमें जो है वो पूरा पर्टिकुलर टाइम या 3 ईयर 4 ईयर कुछ नहीं लिखा, ठीक है, कोई भी फिक्स पीरियड प्रेस्क्राइब टाइम जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। और यदि आपने किया भी, ठीक है, यदि आपने किया भी, तो यदि आपने 3 ईयर किया फॉर एग्जाम्पल के लिए, 3 ईयर खत्म हो गए, ठीक है, उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड नहीं करवाया, तो पार्टनरशिप, देन द पार्टनरशिप एट विल, तो आप देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर मनुष्य की इच्छा से, मतलब यहाँ पर आपने कोई पार्टनरशिप नहीं बनाई थी, डीड नहीं बनाई थी, कोई फिक्स पीरियड नहीं बना लिखा था, ठीक है, और जो पार्टनरशिप चल रही है वो अपने जो पार्टनर है उनकी विल पर डिपेंड करे, इच्छा पर डिपेंड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 में 2 कंडीशन दी गई है कि वो फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि कोई भी एग्रीमेंट उनके बीच में फिक्स पीरियड को लेकर नहीं होना चाहिए यदि पार्टनरशिप एट विल बनाई गई है तो, और कोई भी क्लॉज विद रिस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि साझेदारी के निर्धारण में संबंध में कोई भी खंड जो है वो नहीं होना चाहिए। आप बोला कि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, की पार्टनरशिप जो है वो फिक्स पीरियड के लिए भी होती है। अब पार्टनरशिप जब फिक्स पीरियड के लिए होगी ना, फॉर एग्जांपल के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई 3 ईयर के लिए बनाई, ठीक है, और जब ये एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड हो गया, फिक्स पीरियड जो है वो एक्सपायरी हो गया, 3 ईयर कंप्लीट हो गए, तो पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कंटिन्यू इस पार्टनरशिप बिजनेस में रहना है या नहीं रहना। और जब ये पीरियड आपका एक्सपायरी हो जाएगा फिक्स पीरियड, तो यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी ये, ठीक है, ऑन द बेसिस पर ये एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। यदि उन्होंने एक्सटेंड नहीं करवाया तो ये ओनली क्या होगी, पार्टनरशिप एट विल होगी, कि जो पार्टनर है वो अपनी खुद की इच्छा से जो है वो चाहते हैं कि हम जब तक बिजनेस चला रहे, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं बताएगी, ठीक है, ये होता है पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, सेक्शन 8 में दिया गया कि आपको जब पार्टनर बने हो, ठीक है, आप जब पार्टनरशिप में आपने क्रिएट करी है पार्टनरशिप, ठीक है, किसके लिए, कि आपको कंप्लीट करना है कोई भी प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग। तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, जब वो प्रोजेक्ट एंड हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है, एंड हो जाएगी, और पार्टनर की अपनी चॉइस रहती है कि वो कंटिन्यू करना चाहे उस फॉर्म के साथ तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो अब पर्पस कंप्लीट हो गया तो काहे को पार्टनरशिप में रहना, ठीक है, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड है। जर्नल पार्टनरशिप क्या है, कि जर्नल पार्टनरशिप ये होती है जब पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कैरी आउट करना चाहते हैं को बिजनेस को, तो देर इज नो पर्टिकुलर टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, यहां पर कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं होता, जो पार्टनरशिप है वो जर्नल तरीके से चली हुई है, ठीक है, जो टास्क है इज इन जर्नल इन नेचर, जो भी आपका टास्क है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, उसके बाद जो है वो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, या कोई भी, मतलब आप रेगुलरिटी में उस बिजनेस को चलाए कैरी आउट कर रहे उस बिजनेस को, तो आपको देखने को मिल सकती है आपकी जर्नल पार्टनरशिप। अब स्कोप क्या है पार्टनरशिप एक्ट का, सेक्शन नंबर 5 में दिया गया है, ठीक है, तो पार्टनरशिप अराइज होती है जब कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट फ्रॉम द स्टेटस, ठीक है, यहां पर बोला कि जब पार्टनरशिप अराइज होती है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से, ना कि स्टेटस से। इंटेंशन होनी चाहिए पार्टनर की कि वो क्रिएट करना चाहते हैं लीगल रिलेशनशिप, और द पार्टनर may exercise any power at that time but must not exercise the pursuance of illegal fraudulent or misconduct, कि जो पार्टनरशिप है, ठीक है, वो आपकी फ्रॉडुलेंट तरीके से ना की जाए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, और यदि एनी ऑफ अ पार्टनर जो यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, क्या करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए ABC ये 3 पार्टनर है, और कोई भी ये पार्टनर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनर, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, लेकिन ये पार्टनर क्या करता है, किसी दूसरे से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, जो ये दोनों है पार्टनर उनकी कंसेंट ली ही नहीं, देन क्वेश्चन क्या आएगा कि ये क्या उसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया क्या ये वैलिड है या नहीं, और इफ ऑल पार्टनर एक्सेप्ट कर लेते हैं और रेटिफाई कर लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, देन नो क्वेश्चन एज द वैलिडिटी ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट अराइज, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर द पार्टनरशिप कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर फर्म, ठीक है, कि अदर जितने भी पार्टनर हैं उनके कंसेंट से आप क्या बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो किसी अदर फर्म में भी, वैसे आपको रिस्ट्रेन किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है,
कि आप जो है वो किसी अदर फर्म के साथ जो है वो कोई भी बिजनेस नहीं करोगे, ठीक है। अब है आपका पार्टनर। अब हमने मेन मेन प्रोविजन सारे देख लिए, अब देखेंगे कि पार्टनर कौन होता है। तो एक ऐसा मेंबर जो कि एक मेंबर जो कि पार्टनरशिप फर्म का मेंबर होता है, ऐसा पर्सन जो कि पार्टनरशिप का मेंबर होता है, उसे हम पार्टनर कहते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि ऑल पार्टनर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ऑल पार्टनर आर सेम और ऑल द पार्टनर पार्टिसिपेट करें इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस को, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपको पार्टनर देखने को मिल सकते हैं और हर एक पार्टनर क्या प्रॉफिट और शेयर को का इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को जो है इक्वली शेयर करता है या नहीं करता है। तो पार्टनर आर क्लासिफाइड करे गए हैं, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पर, एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी पर, और देर आर बेसिकली 6 टाइप ऑफ पार्टनर जो है वो बताए गए। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर, पार्टनरशिप पार्टनर इन अ प्रॉफिट ओनली, माइनर पार्टनर, पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल। 6 टाइप ऑफ पार्टनर बताए गए। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस के, और डेली वो क्या करते हैं, डेली जो आप बिजनेस है वहां आते जाते रहते हैं और बिल्कुल पार्टिसिपेट, एक्चुअली में वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन पार्टनर को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक्टिव पार्टनर है। स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर कौन होता है? एक ऐसा पार्टनर जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, ठीक है, और वो बाउंड है, ठीक है, कंडक्ट ऑफ ऑल पार्टनर की। ऐसा पार्टनर जो कि आपका पार्टिसिपेट नहीं करता, डेली वो नहीं आता बिजनेस के लिए, ठीक है, मतलब जितना भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसमें नहीं आता, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो बाउंड है बाय द कंडक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर, ठीक है, बाय द कंडक्ट ऑफ ऑल पार्टनर जो है वो बाउंड है कि यदि कल को किसी पार्टनर के द्वारा कोई एक्ट हो गया तो अदर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? तो एक ऐसा पार्टनर टू द फर्म ओनली बाय हिज नेम, ठीक है, कि वह केवल अपने नाम से ही फर्म का क्या होता है, भागीदार होता है। इन रियलिटी में ही हैज नो सिग्निफिकेंट और रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, ठीक है, कि उसका कोई भी सिग्निफिकेंट और रियल इंटरेस्ट नहीं होता उस फर्म में, ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली की बात करेंगे। कुछ एक पार्टनर होते हैं ना कि वो लॉस तो नहीं उठाना चाहते लेकिन प्रॉफिट के लिए जो है वो पार्टनर बनते हैं। तो एक ऐसा पार्टनर जो कि एग्री होता है शेयर करने के लिए प्रॉफिट को, बट नॉट लॉस, नॉट सफर लॉस, तो ही इज नॉट लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी, और ना ही तो वो कोई भी लाइबिलिटी देना चाहता है और ना ही तो उसकी लाइबिलिटी बनती है इन केस यदि पार्टनर वो ऑल प्रॉफिट के लिए ही बना है, ठीक है, कि वो पार्टनर बना है ओनली फॉर प्रॉफिट, तो वो लाइबल नहीं है किसी भी लाइबिलिटी से और डील करने से आपका थर्ड पर्सन के साथ। माइनर पार्टनर कौन होता है? माइनर पार्टनर यदि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखें तो सेक्शन 11 में आपका कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि एक पर्सन जो कि माइनर है वो आपका कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो एडमिट कर सकता है, ठीक है, वो एडमिट कर सकता है, ले सकता है आपका बेनिफिट, ठीक है, कि वो एडमिट कर सकता है बेनिफिट लेने के लिए ऑल पार्टनर गिव और सभी पार्टनर की जो है वो कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपने कोई माइनर पार्टनर भी अपने पार्टनरशिप फर्म में ला रहे हो तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर की जो है वो कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इफ विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली, और उसको जो है वो प्रॉफिट इक्वली ही दिया जाना चाहिए, बल्कि और इसके साथ साथ जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है इन केस ऑफ एनी लॉस, ठीक है, ज्यादातर वैसे तो लाइबिलिटी बनती नहीं है, लाइबिलिटी है भी तो बिल्कुल लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि कल को कोई डिस्प्यूट रही, मतलब कभी ऐसा लॉस में चली गई आपकी पार्टनरशिप फर्म, तो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसकी कोई भी पे उसको नहीं करना पड़ता अदर पार्टनर की तरह। अब पार्टनर बाय एस्टॉपल का क्या मतलब है? एक ऐसा पार्टनर जो कि आपका पार्टनर नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, लेकिन अपने आप को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बाय कंडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे पर्सन के सामने कि मैं क्या हूं, इस फर्म का पार्टनर, ठीक है। द बर्ड और अनदर पर्सन टू बी अ पार्टनर, देन वो डिनाई नहीं, उसके बाद वो डिनाई नहीं कर सकता दूसरे पर्सन के सामने जिसको इसने बोला है कि मैं पार्टनर हूं, तो उसके बाद वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैं इस पार्टनर नहीं, ठीक है।
तो बाय एस्टॉपल क्या होता है कि जब पर्सन अपने ही वर्ड से जो है बाउंड हो जाए, ठीक है, इवन कि वो रियली में पार्टनर नहीं है लेकिन उसने एक्ट करा है एज अ पार्टनर, होल्डिंग आउट और बाय एस्टॉपल। अब रिलेशन ऑफ पार्टनर की बात कर लेते हैं विद अनदर वन, ठीक है, कि अनदर पर्सन के साथ क्या कुछ रिलेशन रहते हैं पार्टनर के, ठीक है। तो बोला कि ऑल जितने भी पार्टनर हैं उनके पास राइट रहता है कि वो क्रिएट कर सकते हैं ऑन टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, विद रिगार्ड द अफेयर्स ऑफ बिजनेस और इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कि वो पार्टनरशिप डीड में अपने टर्म एंड कंडीशन जो है वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रेस्क्राइब्ड करता है प्रोविजन, ठीक है, जो कि गवर्न मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन बताए गए हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड, पार्टनर के और इनकी पार्टनर के और के प्रोविजन बताए गए, किस तरह से पार्टनर के राइट रहते हैं, क्या कुछ वो अदर पर्सन के साथ डील कर सकता है, ठीक है। तो वेरियस राइट यहाँ पर दिए गए हैं पार्टनर के। पहला क्या है, उसका राइट है कि वो डिटरमाइन कर सकता है रिलेशनशिप बाय द कंडक्ट। सेक्शन 11 में बोला है कि पार्टनरशिप डीड डिटरमाइन द जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड होगी, ठीक है, उसको डिटरमाइन किया जाएगा कि ये क्या है, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप है, लाइक व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जो इसके पास राइट है, राइट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जो भी उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने शुरू में बात करी थी, जिसने जितना परसेंट कंट्रीब्यूशन करा है उसको जितना परसेंट जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और जो पार्टनरशिप है वो कंटेन करती है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। और यदि बोला कि जो भी डीड है, ठीक है, वो एक्सप्रेसली होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए और नेसेसरी इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, जो आवश्यक नीतिहार्थ होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ वन पार्टनर लुक इनटू द सेल डेली, ठीक है, कि एक पार्टनर ने का इंटरेस्ट है कि वो मतलब यहां पर बोला कि राइट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है वो रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, कि आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी रहेगी, कितने किस पर्सन ने कितना आपका कंट्रीब्यूशन करा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा। और जो ड्यूटीज हैं वो भी बाय कंडक्ट ही, जैसे एक पर्सन है जो कि डेली सेल को संभालता है और अदर पार्टनर डू नॉट ऑब्जेक्ट, और दूसरे पार्टनर को इससे कोई ऑब्जेक्शन है भी नहीं, ठीक है। और तब उसके कंडक्ट से ही प्रिज्यूम किया जाएगा कि राइट ऑफ ऑल पार्टनर इन द अब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट, ठीक है, कि कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं भी हुआ है तब भी वहां पर एज्यूम किया जाएगा कि ये पर्सन जो है वो डेली सेल को संभालता है, ये इस पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले इससे रिलेटेड कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं भी किया गया है। तो सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल पार्टनर क्रिएट कर सकते हैं राइट फॉर इट्स ओन, ठीक है, कि सभी भागीदार अपने स्वयं के लिए एक अधिकार जो है वो बनाते हैं। अब बोला कि सेक्शन 27 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, वो बात करता है कि कुछ एक ऐसे एग्रीमेंट है, ठीक है, जिनको आप वॉइड डिक्लेयर करते हो, ठीक है, कि ये क्या है, वॉइड है, जिनमें से एग्रीमेंट यदि आप किसी के साथ कर रहे हो, किसी पर्सन को के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि आप जो है वो ट्रेड नहीं करोगे, रिस्ट्रेन कर रहे हो, रोक रहे हो कि आप किसी के साथ कोई ट्रेड नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, तो ये आपका अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड बताया गया कि ऑल एग्रीमेंट जो कि विच रिस्ट्रेन करते हो किसी पर्सन को कैरी आउट करने के लिए बिजनेस को और एनी लॉफुल पोजेशन ट्रेड और बिजनेस को, तो ये क्या होगा, आपका वॉइड होगा। लेकिन सेक्शन 11 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये बताता है कि यदि आप, ठीक है, कि आपने कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन करी है और जितने भी पार्टनर हैं यदि आप उनको रिस्ट्रेन करना भी चाहें, ठीक है, कि आप उनको रिस्ट्रेन करना भी चाहें अपने बिजनेस से, कि आप उनको रोक रहे हो कि आप हमारे साथ हमारी पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हो, तो दूसरी आप किसी पार्टनर को रोक रहे हो कि आप किसी दूसरी फर्म के साथ जो है वो बिजनेस नहीं करोगे, अदर देन द फर्म जो है वो बिजनेस नहीं करोगे, तो बोला है कि ऐसा लिखा जा सकता है, ये रिस्ट्रेन किया जा सकता है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनर को रोका जा सकता है कि आप इस तरह के
अदर पर्सन के साथ कहीं बिजनेस नहीं करोगे। अब राइट ऑफ पार्टनर क्या है, तो सबसे पहले क्या है, राइट है उसको टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ फर्म बिजनेस, ठीक है, कि फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का उसका पूरा अधिकार है। अंडर सेक्शन 12A में बोला गया है, इसमें प्रोवाइड किया गया है कि एवरी पार्टनर के पास राइट होता है टू इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस फर्म बिजनेस, और ऑल पार्टनर के पास राइट होता है कि वो मैनेज करे फर्म की जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसकी बिजनेस को। अब नेक्स्ट है आपका राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ठीक है, अंडर सेक्शन 12C में बोला गया है, ये प्रोवाइड करता है कि दैट ऑल पार्टनर कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, जो ऑल पार्टनर है वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी ओपिनियन को इन मैटर, यदि उनको कोई आइडिया आ रहा है, कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ आइडिया है, तो वो अपने आप अपने आइडियाज को और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं यदि इसका मैटर किससे है, कंसर्न करता है विद द फर्म बिजनेस के साथ, ठीक है। तो हाउ एवर बिफोर द डिसीजन इज मेड, ठीक है, यहाँ पर बोला कि यदि इससे पहले की साथी की राय के आधार पर जो है निर्णय लिया है, डिसीजन जो लिया जाए वो बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ अ पार्टनर हो, द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर मस्ट बी ऑब्टेन, कि अदर पर्सन जितने भी पार्टनर है उनकी कंसेंट जो है वो ली जानी चाहिए। अब उसके पास राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है बुक ऑफ फर्म को, ठीक है। बुक ऑफ फर्म का क्या मतलब है कि वो अकाउंट जो भी बही खाता है उसको एक्सेस कर सकता है कि किस तरह का लेन देन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब कुछ वो देख सकता है। अंडर सेक्शन 12D ऑफ द एक्ट में जो है वो प्रोवाइड किया गया कि एवरी पार्टनर के पास राइट है कि वो लुक देख सकता है इनटू द बुक ऑफ द फर्म, ठीक है, और वेदर द बुक कंसर्न द अकाउंट ऑफ फर्म और नॉट, ठीक है, चाहे पुस्तकें जो है वो फर्म के खाते से संबंधित हैं या नहीं। अब फिर बोला कि राइट ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 13B, ये बोला कि ऑल पार्टनर मस्ट इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट को, और जो भी अर्न होगा थ्रू द बिजनेस से, तो वो उससे इक्वली अपना शेयर करेंगे, ठीक है। फिर बोला कि राइट है उनके पास इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, ठीक है, कि जो भी कैपिटल उन्होंने लगाया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ABC ने 5 लाख लगाया है, या ए पार्टी ने 10 लाख लगाया, इन्होंने 5 लगाया, तो जो भी इंटरेस्ट जो भी ब्याज होगा उसको शेयर करने का उनका राइट रहेगा, ठीक है, कि यहाँ पर बोले राइट टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, जो भी उन्होंने पूंजी लगाई है तो उस पर जितना ब्याज बनता है उसको शेयर करने का उनका राइट रहेगा। सेक्शन 13C में बोला प्रोवाइड किया गया है ऑन एग्रीमेंट पार्टनर ऑफ फर्म हैव द राइट टू क्लेम इंटरेस्ट, ठीक है, कि यहाँ पे बोला कि फर्म के भागीदारों को पूंजी से जितना भी मुनाफा हो रहा है, जितना भी आपने अर्न किया है प्रॉफिट, ठीक है, फ्रॉम द कैपिटल, तो आपको ये राइट है कि आप जो है वो क्लेम कर सकते हो उस इंटरेस्ट को। फिर है कि राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस मेड बाय द पार्टनर, ठीक है, कि साझेदार द्वारा किए गए अग्रिम ब्याजों पर जो है वो ब्याज का जो है अधिकार है, यदि किसी इन सम केसेस में यदि किस फर्म में एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ती है और किसी ने जो है वो ऐसे मामले में किसी ने कुछ एडवांस दिया है, तो आप उस एडवांस से रिलेटेड इंटरेस्ट के लिए भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपको राइट है। फिर है राइट टू इंडेमनीफाई, जब हमने शुरू में ही बात करी कि हर एक पार्टनर क्या होता है, इनकी वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है। एक पार्टनर ने कोई गलती कर दी तो उसके लिए ऑन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में जब पार्टनरशिप फर्म का कोई बिजनेस कर रहा था उससे रिलेटेड उसके दौरान जो है वो कोई उससे गलत काम किया, जिसकी वजह से यदि लॉस हुआ तो सारे के सारे पार्टनर जो है वो उनके सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, राइट टू इंडेमनीफाई। तो इन सभी इस पर्सन के पास राइट है कि इसकी क्षतिपूर्ति जो है वो पार्टनरशिप फर्म करेगी। अंडर सेक्शन 13E ऑफ द एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कि पार्टनर में मेक सम पेमेंट एंड इनकर लायबिलिटी एंड व्हाइल एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म शेल इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पेमेंट एंड लायबिलिटी, ठीक है, कि वो फर्म जो है ऐसे भुगतानों और देनदारियों के संबंध में जो है वो एक भागीदार को क्षतिपूर्ति जो है वो करेगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, ठीक है, कि सेक्शन 44 में ये बोला गया है कि एक पर्सन के पास राइट है कि वो फाइल कर सकता है सूट, यदि केस भी करना चाहे कि उसको डिसॉल्व करवानी है पार्टनरशिप फर्म, तो वो केस फाइल कर सकता है। द कोर्ट में डिसॉल्व कर सकते हैं
ऑन द ग्राउंड, किस किस ग्राउंड पर जो है डिसॉल्व किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म को। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, कि एक जो पार्टनर है यदि वो अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है, तो उस पर के बेस पर जो है वो ये क्या हो जाएगी, फर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगी। और वेयर द सूट शेल बी ब्राउड बाय द अनदर पार्टनर और नेक्स्ट फ्रेंड और अनसाउंड माइंड पार्टनर, ठीक है। फिर बोला कि परमानेंट इनकेपेबिलिटी होगी, ठीक है, किसी पार्टनर को जो है वो परमानेंट इनकेपेबिलिटी होगी जिस कारण वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता अपनी ड्यूटीज को। अनदर पार्टनर जो है वो यदि गिल्टी हो जाता है कि उसने जो है वो किसी तरह का जो है वो इम्पार्शियल हुआ है, प्रीजुसाइड उसने किया है द बिजनेस ऑफ फर्म के साथ, वो गिल्टी है ऑफ द कंडक्ट दैट प्रीजुसाइड्स, तब भी जो है वो फर्म डिसॉल्व की जा सकती है। यदि किसी पार्टनर ने कमिट किया है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करा है, जो भी पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी उसके अकॉर्डिंग जो है काम नहीं करा है, उसकी ब्रीच करी है, ठीक है, तो बाय द अनदर पार्टनर और विलफुली और प्रेजेंटली, ठीक है, तब भी जो है वो डिसॉल्व करवा सकते हैं आप पार्टनरशिप फर्म को। ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट इन द फर्म अनदर पार्टनर टू द थर्ड पर्सन, ठीक है, किसी अन्य भागीदार द्वारा फर्म में ब्याज को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना, ठीक है। और जो बिजनेस ऑफ फर्म है कैन नॉट बी कैरिड ड्यू टू द लॉस, यदि फर्म बहुत लॉस में जा रही है, बहुत लॉस में जा रही है और आप खुद चाहते हो कि मैं अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो हम नहीं चलाना चाहते क्योंकि हमें बहुत लॉस हो गया है, तब भी जो है वो इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। और एनी अदर ग्राउंड जो कि जस्ट होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए डिसॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप को। अंडर सेक्शन 46 में जो है वो प्रोवाइड किया गया है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, जब देखो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो पार्टनर के पास राइट रहता है कि वो बाउंड अप ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन होगी तो वो पार्टनर इंटाइटल रहते हैं कि अदर पार्टनर के अगेंस्ट यदि उनके पास कोई शेयर किसी पार्टनर का बचता है तो उसके लिए जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और जो पार्टनरशिप फर्म, फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म खोली थी और ये उनकी प्लॉट था, जो लैंड थी उनकी जो है उन्होंने इकट्ठे होकर खरीदी थी, तो यहाँ पर फर्म की प्रॉपर्टी को भी जो है वो क्लेम किया जा सकता है एक पार्टी के द्वारा, ठीक है। और टू हैव द फर्म प्रॉपर्टी अप्लाइड इन द payment of debt and liability to the firm, and then have the surplus distribution among the partner and their representative, ठीक है, कि उनको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। राइट नॉट टू गेट एक्सपायर्ड, कि किसी को भी आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते। अंडर सेक्शन 33 में ये प्रोवाइड किया गया कि किसी भी पार्टनर को ये राइट है कि उसको ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता, कुछ ग्राउंड्स बताए गए, रीजनेबल वार्निंग दोगे आप उसको, अपॉर्चुनिटी दोगे कि आप एक्सप्लेन करो कि यदि आपने कुछ गलत काम करा तो क्यों कर, ठीक है। और यदि फिर भी रीजनेबल रहता है कि उसको निकाल देना बहुत जरूरी है तो निकाल सकते हो, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, लेकिन उसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता। फिर है राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पर्सन की, सेक्शन 31 में ये प्रोवाइड किया गया है कि एवरी पार्टनर के पास राइट रहता है कि वो प्रिवेंट कर सकता है किसी दूसरे पार्टनर को आने से, जो है वो रोक सकता है। जब देखो कि एक फॉर एग्जांपल के लिए ए बी और सी, और ठीक है, सी पार्टनर है, ए पार्टनर किसी और को लाना चाहता है तो इसको इन सभी पार्टनर की जो है कंसेंट की जरूरत है। यदि एक पार्टनर भी मना कर देता है तो उसको नहीं लाया जा सकता, ठीक है, नहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता इन द न्यू पार्टनर or without the consent of a firm unless the agreement has expressly provided such इंट्रोडक्शन इज परमिटेड, ठीक है, जब तक कि समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है और आपकी सारे के सारे पार्टनर एग्री नहीं होते तब तक जो है वो आप नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर है राइट टू रिटायर, ठीक है, कि सेक्शन 32 में ये बताया गया है, ऑफ द एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है कि एक पर्सन को राइट है कि यदि पार्टनरशिप फर्म किसी ने ओपन करी है तो एक पार्टनर को राइट है कि वो रिटायर हो सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, ठीक है, अदर पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए। अनलेस जब तक जो है वो आप उसको नोटिस नहीं दे देते या आप कंसेंट नहीं ले लेते बाकी अदर पार्टनर की, तब तक जो है वो आप उसको छोड़कर नहीं जाओगे। एक पार्टनर रिटायर हो सकता है सिंपली वो प्रोवाइड करके, एक नोटिस जो है वो आप दे सकते हो अदर पार्टनर को, पार्टनरशिप एट विल है तो,
ठीक है। अब रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द थर्ड पर्सन के साथ किस तरह के रिलेशन है, तो अंडर सेक्शन 18 टू 22 ऑफ द एक्ट में जो है वो प्रोवाइड किया गया रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द थर्ड पार्टीज। ठीक है। सेक्शन नंबर 18 में प्रिस्क्राइब किया गया है कि पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट होते हैं फर्म के, और उनका पर्पस क्या होता है कि वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है, कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ बिजनेस को जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है। और जो पार्टनर है वो एक्ट करेंगे प्रिंसिपल की तरह एज वेल एज एजेंट की तरह, एक दूसरे के लिए वो एजेंट की तरह काम करेंगे। When he perform the act, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं किसी एक्ट को अपने ओन इंटरेस्ट पर, तब वो प्रिंसिपल होंगे। और जब वो किसी दूसरे, देखो कि एक पर्सन, पार्टनरशिप फर्म है, बी और सी दोनों ही पार्टनर है, तीनों पार्टनर है, तो जब ये एक्ट करेगा पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर, तो ये एजेंट माना जाएगा बी और सी का भी। ठीक है। और इफ it he is not an agent for the dealing with the transaction between the partner themselves। ठीक है, कि वो स्वयं भागीदारों के बीच में लेन देन के लिए एजेंट नहीं। अंडर सेक्शन 19 में क्या बोला है कि 19 स्टेट करता है, ये बताता है कि एनी एक्ट, ठीक है, जो भी परफॉर्म किया जा रहा है बाय द पार्टनर, ठीक है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, तब सारे के सारे पार्टनर की वहां पर लाइबिलिटी रहती है। ठीक है। और अथॉरिटी, जो भी फर्म को बांधने का अधिकार जो है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो है वो दी गई। ठीक है, जो भी अथॉरिटी दी गई है कि अदर पार्टनर की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है। आप एक पार्टनर यदि परफॉर्म कर रहा है कोई भी एक्ट, ठीक है, और इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो सारे भी सारे जितने भी पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी रहेगी। सेक्शन 20 में क्या बोला गया है कि पार्टनर कैन मेक कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, कि एक भागीदार किसी भागीदारी के निहित अधिकारों को प्रतिबंधित और विस्तरित करने के लिए एक अनुबंध जो है वो कर सकता है। अंडर सेक्शन 21 में बोला कि इफ एनी एक्ट यदि डन किया जाता है बाय द पार्टनर इन केस ऑफ इमरजेंसी की बात करी गई, तो विच अ प्रूडेंट मैन की तरह यदि वो से काम करता है, ठीक है, और यदि उस काम को करते हुए कोई लॉस भी हो गया, तो सारे के सारे पार्टनर जो है वो या पार्टनरशिप फर्म जो है वो बाउंड होगी उस लॉस की भरपाई के लिए। ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई और वो एक प्रूडेंट मैन की तरह काम करता, ठीक है, एक सही मैन की तरह काम करता, और उसके बाद भी कभी ऐसा लॉस हो जाता, तो उसके लिए जो है वो फर्म को, अब ऐसे कार्यों के लिए फर्म की वहां पर लाइबिलिटी आती। अंडर सेक्शन 22 में क्या बोला गया है, तो इस 22 स्पेसिफाई करता है कि एनी एक्ट इज डन बाय एनी पार्टनर, कि यदि कोई एक्ट जो है वो किया गया है किसी पार्टनर के द्वारा, ठीक है, और वो फर्म के नाम से कोई एक्ट करता है, ठीक है, और फर्म के नाम पर जो है वो, या नाम को मतलब उसका नाम लेकर कि मैं इस फर्म का जो है वो पार्टनर हूं, तो वहां पर पार्टनर जो फर्म है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब सारे के सारे पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। अब ड्यूटीज क्या है, अब हमने जान लिया राइट क्या है, अब ड्यूटीज क्या है। तो ड्यूटी है ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस। सेक्शन 9 में ये बोला गया है कि हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि कैरी कर सकते हैं वो बिजनेस, कैरी करते होने चाहिए बिजनेस, और उसका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म। ठीक है, कि वो बिजनेस करें, ठीक है, कि वो एडवांटेजेस लेना चाहते हैं किसी फर्म से। ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ड्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेजेस का क्या मतलब है। सेक्शन 9 में दिया बोला गया है कि जो सारे पार्टनर है ना, उसमें सब ये अनिवार्य है कि जो फर्म जो भी काम करेगी, या सभी सारे पार्टनर जो भी काम करेंगे, उसका गोल क्या, उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस लेना, मतलब प्रॉफिट अर्न करना, अपने सामान्य लाभ के लिए जो है वो अपना व्यवसाय करें। ठीक है। पार्टनर मस्ट एक्ट करेंगे, एक तो पार्टनर के बेनिफिट के लिए और सिक्योर करने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट को। ठीक है। नो पार्टनर शुड एक्ट फॉर देयर पर्सनल गेन। ठीक है, कोई भी पार्टनर अपने एक्ट के लिए जो, मतलब अपने पर्सनल गेन के लिए एक्ट नहीं करेगा। और दूसरा बोला कि ड्यूटी ऑफ द गुड फेथ। ठीक है। अंडर सेक्शन 9
में ये बोला कि द पार्टनर मस्ट एक्ट जस्ट टू द ईच अदर, ठीक है, जो पार्टनर है वो एक दूसरे के प्रति जो है वो न्यायपूर्ण होने चाहिए, गुड फेथ में जो है काम करें। और जो रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर है, ठीक है, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट आपका ट्रस्ट के बेस पर होना चाहिए, कि जो भी रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट के बेस पर होना चाहिए, गुड फेथ के बेस पर होना चाहिए। और पार्टनरशिप का रिलेशन जो है वो फ्यूडिशरी रिलेशनशिप होना चाहिए एवरी पार्टनर का, एवरी स्टेज ऑफ पार्टनरशिप। अ पार्टनर मस्ट एक्ट जस्ट एंड फेथफुल टू द वन अनदर, ठीक है, कि जो पार्टनरशिप वो पार्टनर है वो एक्ट करेंगे पार्टनरशिप में, जस्ट होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए अनदर वन। अब उसकी अनदर क्या ड्यूटी बनती है, कि एक पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो ट्रू अकाउंट बताएंगे, मतलब जो भी वही खाते में जितना भी लेन देन है वो कंप्लीट अकाउंट के बारे में जानकारी देंगे, जितने भी अदर पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट के बारे में जानकारी है वो अपनी सच देंगे, ट्रू देंगे, ठीक है। और ये बोला कि ही मस्ट मेक इट अवेलेबल टू द अदर पार्टनर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑन द व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, कि आवश्यकता पड़ने पर जब भी यदि कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, कोई पार्टनर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप वहां पर बाउंड है कि आपको वो ट्रू अकाउंट बताना पड़ेगा। फिर एक और ड्यूटी है पार्टनर की, सेक्शन 9 में ये बताया गया कि फर्म जो पार्टनर ऑफ अ फर्म है उसकी ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करेगा ट्रू और फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस, ठीक है। और पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट होते हैं विद ईच अदर, और हेंस पार्टनर मस्ट कम्युनिकेट करने होने चाहिए, जो भी पार्टनर है वो कम्युनिकेट करें फुल इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन अ कंप्लीट और ट्रूथफुल होना चाहिए, ठीक है, कि फुल इंफॉर्मेशन जो है वो दे, ठीक है। ये ड्यूटी है किसकी, पार्टनर की। और ये पार्टनर की भी ड्यूटी है कि वो एक बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो किसी दूसरे बिजनेस में एंटर ना हो, ठीक है, डू नॉट कैरी अनदर बिजनेस, अंडर सेक्शन 11 से 11 क्लॉज 2 में ये दिया गया है कि अब पार्टनर जो है वो आपका कंडक्ट ना करे अदर द बिजनेस, अदर देन अ फर्म जो है वो कहीं और बिजनेस कंडक्ट ना करे। पार्टनर कैन रिस्ट्रेन वन अनदर फ्रॉम कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है, कि आप जो पार्टनर है वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं किसी अदर पर्सन को, मतलब पार्टनर जो है वो अपने किसी अदर जो सह पार्टनर या को पार्टनर है, आपका पार्टनरशिप फर्म में कोई आपका पार्टनर है, तो आप उसको रोक सकते हो कि आप जो है वो कोई अनदर बिजनेस मत करो, ठीक है। और ड्यूटी है उसकी डिलीजेंटली काम करने की, कि वो लगन से काम करेगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 12 क्लॉज बी में ये दिया गया है कि फर्म का जो पार्टनर होगा वो एक्ट करेगा लगन से इन द बिजनेस में, ठीक है। और ड्यूटी है उसकी कि वो परफॉर्म करेगा विदाउट रेमुनरेशन, जो भी उसकी ड्यूटीज होंगी, तो ये नहीं कहेगा कि मैं पार्टनर भी हूँ और साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा काम भी कर रहा हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा से पेमेंट करो। तो अंडर सेक्शन 13 ए में ये बोला कि एवरी पार्टनर जो है वो मस्ट परफॉर्म करेगा और अटेंड करेगा पार्टनरशिप बिजनेस को विदाउट एक्सपेक्टिंग द रेमुनरेशन, ठीक है, कि वो रेमुनरेशन के लिए काम नहीं करेगा। और देर इज अ प्रिजम्पशन दैट ऑल पार्टनर जो है वो वर्क करेंगे कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म के लिए। और ड्यूटी है कि वो शेयर करेगा लॉसेस को, ठीक है, कि हर एक पार्टनर को जो है वो यदि वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो लॉस भी उनको उठाने पड़ेंगे, ठीक है। लॉस इन द प्रोपोर्शन जो भी प्रोवाइड किया गया है आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका आपको लॉस भी चुकाना पड़ सकता है, ठीक है। इफ यदि एग्रीमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेस पर ही आप क्या करोगे, लॉस की भी भरपाई करोगे। जिस तरीके से आपको प्रॉफिट मिल रहा था उसके बेस पर आपको लॉस भी होगा यदि पार्टनरशिप फर्म आपकी लॉस में चली जाती है तो। अब ड्यूटी है इंडेमनीफाई करने की, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बी सी, ठीक है, ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन, ये तीन पार्टनर है, यदि इसने कोई गलत काम कर दिया तो उनकी ड्यूटी है दोनों पार्टनर की कि आप इसको इंडेमनीफाई करोगे, क्षतिपूर्ति करोगे। अंडर सेक्शन 13 F में ये बोला गया कि पार्टनर जो है वो इंडेमनीफाई करेंगे फर्म को और एनी लॉसेस जो भी हुआ है, ठीक है, ड्यू टू हिज विलफुल नेग्लेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। विलफुल नेग्लेक्ट रेफर करता है डेलिबरेट और अनइंटेंशनल होना चाहिए, ठीक है। और ड्यूटी है टू नॉट असाइन हिज राइट,
कि अपने अधिकार को असाइन नहीं करने का कर्तव्य। नो पार्टनर कैन असाइन हिज राइट इन द पार्टनरशिप फॉर्म टू थर्ड पर्सन इन ऑर्डर टू मेक अ पार्टनर। ठीक है, कि कोई भी आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 3 पार्टनर है, आपने इसको बोल दिया ए को कि आप अकाउंट संभालोगे, सी को बोल दिया कि आप सेल संभालोगे, बी को बोला कि आप प्रोडक्शन संभालोगे, तो ये अपनी जो ड्यूटीज हैं किसी और को असाइन नहीं करेंगे, ये कहा गया है। अब बोला कि ड्यूटी है कि वो एक्ट करेंगे विद हिज अथॉरिटी। ठीक है, विद इन अथॉरिटी। एवरी पर्सन, जो भी पार्टनरशिप फर्म का है, ठीक है, हर पार्टनर उसको एक्ट करना पड़ेगा जो भी उसको अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो है उसको काम करना पड़ेगा। ड्यूटी है टू अकाउंट प्राइवेट प्रॉफिट्स। ठीक है, यहां पर बोला कि अंडर सेक्शन 16B में बोला कि कोई भी पार्टनर है ना, वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को अपने प्राइवेट यूज के लिए जो है वो प्राइवेट अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करेगा। कोई भी प्रॉफिट आपने डिराइव करा गया है पार्टनरशिप बिजनेस से, ठीक है, तो आप उसका अपने लिए एडवांटेजेस नहीं लोगे। ठीक है, और यदि आप इफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज एवर यूज द पर्सनल एडवांटेजेस मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर। यदि किसी भी पर्सन ने उस प्रॉपर्टी का एडवांटेजेस लिया है, किसी भी पार्टनर ने अपनी पर्सनल यूज के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो वो भी उसके लिए उसका भी हिसाब जो है वो रखा जाए। अब ड्यूटी है नॉट टू कम्पीट का क्या मतलब है कि अंडर सेक्शन 16B में बोला कि नो पार्टनर ऑफ फर्म कैरी ऑन द अनदर बिजनेस साइमल्टेनियसली except with the consent of the other partner. On the failure of obtaining the consent, he must account for all profit he made as a result of that, or and must compensate for the losses sustained by the firm or if any. ठीक है, तो फिर बोला कि ड्यूटी है प्रॉपरली यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, कि जो सेक्शन 14 एंड 15 है ना, उसमें बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है, ठीक है, उसको सोलली फॉर द पर्पज ऑफ आपके फर्म के बिजनेस के लिए ही उसको यूज किया जाएगा, ना कि कोई भी पार्टनर अपने प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट पर्पज के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज करेगा। ठीक है, द टर्म प्रॉपर्टी ऑफ फर्म जो है वो कवर करता है कि ऑल प्रॉपर्टीज और राइट एंड इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी जो कि ओरिजिनेट हुए हैं, जो कि आपने एक्वायर किए हैं उस फर्म से, किस पर्पज से, कि आप रन करना चाहते हो कोई बिजनेस। यदि गुडविल ऑफ बिजनेस है वो ऑल्सो प्रॉपर्टी मानी जाती है उस फर्म की। ठीक है, और अब बोला कि कब कब जो है वो राइट एंड ड्यूटीज चेंज हो सकती हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि राइट है, ड्यूटीज है, अब कब कब चेंज हो सकती हैं। तो बोला कि कब कब चेंज हो सकती है, तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, कम टू एंड देयर इज अ, यदि चेंज हो गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जो है वो चेंज हो गई सर्कमस्टांसेस, तो राइट एंड ड्यूटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, कुछ एक फॉलोइंग रीजन बताए गए कि इन किन रीजन की वजह से राइट एंड ड्यूटी चेंज हो जाएगी। अंडर सेक्शन 17 में ये बोला गया, यदि आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी ना, उसका एक्सपायरेशन हो गया फॉर द टाइम, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ फर्म हो गया, एक मिनट, चलो सेशन तो काफी लंबा हो गया लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि बोला कि एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ फर्म हो गया, तो राइट एंड ड्यूटीज जो है चेंज हो जाएंगी। कैरिंग आउट द एडिशनल बिजनेस अदर देन एग्रीड अपॉन। ठीक है, कि सहमति के अलावा अतिरिक्त व्यवसाय करने का, यदि कोई पर्सन है, ठीक है, उसने अपना एग्री किया था कि हम इस पार्टनरशिप के अलावा कोई और बिजनेस नहीं करेंगे, और फिर वो बिजनेस करने लग जाता है, ठीक है, तब भी वहां राइट एंड ड्यूटी जो है वो चेंज हो जाएंगे। यदि चेंज हो जाता है कंपोजिशन ऑफ अ मेंबर ड्यू टू द एडमिशन, की नया कोई मेंबर एडमिट हुआ है, रिटायर हुआ है, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया, राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर रिमेन द सेम अंटिल इट इज देयर इज एनी चेंज इन एग्रीमेंट, बट सच राइट एंड ड्यूटी में वेरी और मॉडिफाई बाय क्रिएटिंग अ फ्रेश एग्रीमेंट। ठीक है, कि राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर की जो है वो वैसे तो सेम रहती है, लेकिन यदि चेंज हो गई सर्कमस्टांसेस तो वो चेंज की जा सकती है। ठीक है, अब स्टेटस क्या रहता है माइनर का,
तो अंडर सेक्शन 30 में बोला गया है कि लीगल प्रोविजन दिया गया है जो कि रिलेटेड है किससे, माइनर से। सेक्शन नंबर 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बोला कि नो पर्सन जो कि बिलो द 18 ईयर है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसे हम माइनर मानेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। बट अंडर सेक्शन 30 में ये बोला गया है कि माइनर जो है वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता इन पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन वो एडमिट कर सकता है बेनिफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, कि वो एडमिट कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है पार्टनरशिप फर्म से। जो माइनर होता है वो लायबल होता है ओनली बेनिफिट के लिए, ठीक है, वो लायबल नहीं होता किसी भी लॉस को भरपाई करने के लिए, ठीक है। और जो माइनर है उससे हम मानते हैं कि वो एडमिट, माइनर है वो एडमिट कर सकता है कि पार्टनरशिप फर्म से जितना भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए वो एंटाइटल है, उसका शेयर लेने के लिए एंटाइटल है, लेकिन वो लाइबिलिटी नहीं चुकाएगा, ठीक है। तो माइनर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। एक माइनर को तभी एडमिट किया जाएगा पार्टनरशिप में विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, जितने भी हैं उनके कंसेंट से ही जो है वो उनको एडमिट किया जाएगा ऐसा, मतलब पार्टनर, ठीक है। बट ओनली वो क्या करेगा, सिर्फ एडमिट करेगा बेनिफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, वो लायबल नहीं है किसी भी लॉस के लिए, ठीक है। और वेरियस राइट बताए गए हैं जो कि ग्रांट किए गए हैं किसी माइनर को। तो क्या कुछ राइट है कि उसको राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट ऑफ बुक को, और उसको राइट है कि वो शेयर कर सकता है प्रॉफिट फ्रॉम फर्म को, उसको राइट दिया गया है कि वो स्यू कर सकता है किसी भी पार्टनर को, ठीक है, कि यदि उसको शेयर ऑफ बेनिफिट जो है वो नहीं दिया गया, प्रॉफिट नहीं दिया गया, तो उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी बनती है। इसका मतलब ये है कि वो यदि कहीं ऐसा हो गया कि उसकी पार्टनरशिप जो है वो लॉस में भी चली गई, ठीक है, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से, एसेट से जो है उसको डिस्पोज ऑफ या उसकी पेमेंट ऑफ डेप्ट नहीं करी जाएगी, ठीक है। और जैसे ही यदि वो माइनर आपका 18 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो वो पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। तो माइनर के पास राइट रहता है बिकमिंग अ पार्टनर ऑन अटेनिंग ऑफ 18 ईयर, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, तो ये बोला कि माइनर की लिमिटेड लाइबिलिटी बनती है, और एक माइनर को हम डिक्लेयर कर, यदि किसी माइनर को डिक्लेयर कर दिया गया कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट, तो उसका शेयर और जिसका बेनिफिट हो, जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा, ठीक है, वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पोजीशन में रहेगा, ठीक है। आफ्टर जब उसने 18 ईयर कंप्लीट कर ली और वो डिसाइड करता है कि वो पार्टनर बनना चाहे, तो वो पब्लिक नोटिस दे सकता है आफ्टर अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी विद इन 6 मंथ, 18 ईयर प्लस होने के बाद विद इन 6 मंथ में जो है वो नोटिस दे सकता है कि अभी मैंने अटेन कर ली है मैच्योरिटी और मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ। यदि आपने नोटिस नहीं दिया है, ठीक है, तो माइनर विल बी लाइबल होता है फॉर ऑल एक्ट ऑफ अदर अंटिल द नोटिस इज गिवन, ठीक है। अब बोला कि व्हेन द माइनर पार्टनर बिकम अ मेजर, कब जो है वो, ठीक है, सॉरी, एक माइनर पार्टनर जैसे ही वो मेजर हो गया वो लाइबल होता है सारे के सारे एक्ट करने के लिए, और वो माइनर पार्टनर जो है वो यदि मेजर बन जाता है, ठीक है, तो वो लाइबल होता है फॉर द एक्ट ऑफ अ पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज, ठीक है, कि तीसरे पक्ष के सभी भागीदारों के कृत्य के लिए जो है वो उत्तरदायी रहता है। और इफ ही डिसाइडेड, यदि वो डिसाइड करता है कि उसको फुल टाइम पार्टनर जो है वो बनना है, तो उसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा नॉर्मल पार्टनर, और जितनी भी लाइबिलिटी अदर पार्टनर की बनती थी उसकी भी बनेगी, ठीक है। और विल टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब लाइबिलिटी क्या है, ये है अदर पार्टनर की, ठीक है, नॉर्मल पार्टनर की क्या कुछ लाइबिलिटी रहती है। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ अ फर्म, अंडर सेक्शन 25 में ये दिया गया है कि ऑल पार्टनर जो भी हैं वो ज्वाइंटली और सेपरेटली क्या होंगे, सेवरली जो है वो लाइबल होंगे एक्ट ऑफ फर्म करने के लिए, ठीक है। जो भी फर्म का जितना भी काम रहेगा उसको करने के लिए वो ज्वाइंटली लाइबल रहेंगे और सेपरेटली लाइबल रहेंगे। वो लाइबल है दोज एक्ट करने के लिए क्योंकि विच आर डन एट द टाइम ऑफ अ पार्टनर, की वो लाइबल है उस एक्ट के लिए, ठीक है,
जब वो पार्टनर थे और उनकी जो जो लाइबिलिटी बनती है उन सभी एक्ट के लिए वो लाइबल थे, ठीक है, वो लाइबल होंगे इन फ्यूचर भी वो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा पर्सन है जो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आज मान लीजिए कि आज हम 26 सितंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और 2023 की, और एक ऐसा पर्सन है जो कि 1 मई तक जो है वो पार्टनर था, उसके बाद उसने पार्टनरशिप फर्म जो है वो छोड़ दी। उससे पहले जितनी भी उसकी लाइबिलिटी, जितना भी उसने काम किया था उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होएगा, लाइबल होएगा फॉर दोज एक्ट विच आर डन इन द टाइम ऑफ इन दैट टाइम, जो कि जब आपका पार्टनर था। नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर, ठीक है। यहां पर बोला कि साझेदार के गलत कार्य के लिए एक फर्म का दायित्व की लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर। अंडर सेक्शन 26 में ये बोला गया है कि यदि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है और ओमिशन किया जाता है किसी भी पार्टनर के द्वारा इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में, ठीक है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, देन विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर जो है वो आपकी फर्म ही लाइबल होगी, द सेम एज कंसेंट एज अ पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे बोला कि यदि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया गया, ओमिशन किया गया किसी पार्टनर के द्वारा और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो है वो काम करता है, ठीक है, तो कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर से जो है वो फर्म लाइबल होगी, ठीक है, टू द सेम एक्सटेंट एज अ पार्टनर, ठीक है। अब 27 में क्या बोला कि लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। यदि कोई भी ऐसा पार्टनर है, ठीक है, वो एक्ट करता है एज एन एजेंट, ठीक है, कि उसने रिसीव कर और वो फर्म का पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए बी 3 पार्टनर है, ठीक है, और ये पार्टनर जो है वो जाता है किसी थर्ड पार्टी के साथ डील करने के लिए, ठीक है, उस टाइम क्या कर रहा है, एजेंट है वो, ठीक है, अदर पार्टी का, अदर पार्टनर का एजेंट है ना, वो रिसीव कर लेता है मनी और उसको मिस अप्लाई कर देता है, ठीक है, और उसको मिस अप्लाई भी करता है, ठीक है, गलत तरीके से लागू करता है, और लेकिन फर्म को उससे रिसीव होता है मनी। तो यदि फर्म को रिसीव हुआ है मनी, तो इस मनी जो कि मिस अप्रोप्रिएटेड किया गया था बाय द पार्टनर, तो फर्म को यदि रिसीव हुआ है मनी तो वो लाइबल होगी फर्म, ठीक है, जो भी उसको लॉस हुआ, जो भी उस काम से रिलेटेड यदि किसी को लॉस हो जाता है और आपकी वहां पर लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो लाइबल है पे करने के लिए फॉर लॉस सफर। अब बोला, अब हमारा इतना कंसेप्ट हो गया, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है, कि नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में ये बताया गया है, ठीक है, कि हाउ इज रजिस्ट्रेशन इज डन, कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जा कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सेक्शन 56 में ये बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है प्रोसीजर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले बोला मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार को आवेदन करना पड़ेगा कि आप जो है वो सबसे पहले रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दोगे। Any of its partner can send an application along with the prescribed fee, कि आपको जो है वो एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके साथ प्रेस्क्राइब फीस भी देनी पड़ेगी, और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड जो आपने बनाई है वो भी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, ठीक है, जिस भी आप एरिया में बिजनेस करते हैं उस एरिया का जो भी रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, और जहां भी वो रजिस्ट्रार का ऑफिस सिचुएटेड होगा वहां पर आप जाओगे, एक एप्लीकेशन दोगे। सच स्टेटमेंट शेल बी साइन होनी, जितने भी पार्टनर के द्वारा जो जो स्टेटमेंट दी गई है वो साइन होनी चाहिए इस पार्टनर के द्वारा, और स्टेटमेंट कंटेन करती होनी चाहिए कि उसमें क्या लिखा हो, नेम ऑफ फर्म लिखा हो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा हो, और अनदर एनी अनदर प्लेस जहां पर बिजनेस किया जा रहा है वो भी लिखा हो, ड्यूरेशन कितने टाइम तक जो है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म चल रही है वो भी लिखा हो, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर ऑफ फर्म जो है वो लिखा हो, डेट, यदि कोई पार्टनर है जो कि बाद में एंटर हुआ है, जिस दिन वो ज्वाइन हुआ है उसमें जो जो पार्टनर जब जब ज्वाइन हुआ है सबके बारे में लिखा गया होना चाहिए, सबकी डेट जो है वो मेंशन की जानी चाहिए, और लास्ट में वेरिफिकेशन भी की जाए कि जो भी यहाँ पर लिखा गया है जो कि मेरे कहे अनुसार बिल्कुल सही है, और उसके अकॉर्डिंग साइन भी किया जाए हर एक स्टेटमेंट के, नीड टू बी वेरीफाइड।
अब नेम के बारे में क्या बोला गया है कि सेक्शन 59 में ये बोला गया है कि ठीक है, अब नेम के बारे में क्या बोला कि आप जब भी अपनी फर्म का नाम रखोगे, ठीक है, तो वो क्राउन एम्परर, किंग या रॉयल एम्परर के नाम पर नहीं रखी जानी चाहिए, और एनी अदर वर्ड एम्प्लाइंग और एक्सप्रेसिंग द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 59 ये बात करता है कि यदि रजिस्ट्रार जो सेटिस्फाई हो जाता है, जो भी आपने कंडीशन लिखी थी सेक्शन 58 में, सेक्शन 58 में सारी कंडीशन है, नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब आपने जो है वो लिखा था। ठीक है, ये आपने सारी की सारी एप्लीकेशन देते समय सब कंडीशन फुलफिल कर दी। ठीक है, तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग आपने सभी एंट्री कर दी है, इसके अकॉर्डिंग जो एंट्री कर दी है स्टेटमेंट की, तो रजिस्ट्रार जो है वो इस फर्म को जो है वो इसमें एप्लीकेशन को फाइल कर लेगा और उसके स्टेटमेंट को अपने रजिस्टर में जो है वो एंटर कर लेगा। रजिस्ट्रार कॉल द रजिस्टर ऑफ द फर्म, कि ये रजिस्ट्रार जो है कहेगा कि ये फर्म जो है रजिस्टर्ड हो चुकी है और शेल फाइल द स्टेटमेंट। अब नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बोला गया है कि यदि इंडिया में जो है ना वो कंपल्सरी नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन करवाना, यदि पार्टनरशिप फर्म्स में जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई गई है तो आपसे कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं करवाई जाती। ठीक है, और लेकिन इंग्लिश लॉ की हम बात करें तो ये कंपल्सरी है रजिस्टर करवाना पार्टनरशिप फर्म में, और यदि रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया तो वहां पेनल्टी इम्पोज करी जाती है। ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं। अब बोला कि इफेक्ट्स क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन के, सेक्शन 69 में दिए गए। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है ना, तो बोला कि कोई भी आप केस फाइल नहीं कर सकते, नो सूट कैन बी इनिशिएटेड, सिविल कोर्ट में आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते अपने को पार्टनर के खिलाफ अगेंस्ट द थर्ड पार्टनर। अब देखो कि ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए, बी और सी, ये तीन पर्सन है। ठीक है, और आप जो है वो ये तीन बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, ये डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो ये पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकते। इन केस यदि ब्रीच हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट बाय द थर्ड पार्टी, देन सूट कैन नॉट ब्राउट इन एनी सिविल सूट। ठीक है, और यदि सूट जो भी फाइल किया जाएगा, ठीक है, यदि आपने कोई सूट फाइल कर रहे हो, वैसे तो बोला फाइल नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि मुकदमा उस व्यक्ति के द्वारा, यदि बोला है कि यदि आप फाइल भी कर रहे हो तो उस व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जाना चाहिए जो कि पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड है एज अ पार्टनर, कि मैं यहाँ क्या हूँ, पार्टनर। और कोई भी पार्टनर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता रिलीफ ऑफ सेट ऑफ के लिए, और एनी एक्शन, ठीक है, जो कि तीसरी पार्टी थर्ड पार्टी के खिलाफ यदि आप एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, तो यदि आपकी वैल्यू कितनी है 100 रुपीज से कम मूल्य वाली फर्म के खिलाफ तीसरे पक्ष के द्वारा की गई कोई कार्यवाही है, तो उसके लिए कोई भी किसी भी भागीदार के द्वारा जो है वो नहीं की जा सकती। ठीक है, और जो एग्रीव्ड पार्टी है वो स्यू भी नहीं कर सकती फर्म को और किसी अदर पार्टनर को। ठीक है, एक एग्रीव्ड पार्टी फर्मों या अन्य भागीदारों के खिलाफ जो है मुकदमा नहीं फाइल कर सकती। जनरली हम बात करें कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता फर्म के द्वारा, फर्म के पार्टनर के द्वारा, यदि पार्टनर पार्टनर के बीच में भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तब भी उससे रिलेटेड केस फाइल नहीं किया जा सकता यदि रजिस्टर नहीं करवाई है तो। ठीक है, लेकिन देर इज एन एक्सेप्शन है। ठीक है, कुछ इसकी एक्सेप्शन है कि व्हेन द फर्म जो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, यदि डिसॉल्व हो जाती है तो इट कैन बी ब्रिंग अ सूट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द शेयर, बट आप जो है वो उस यदि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए जो है वो आप क्लेम कर सकते हो जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। तो नॉन रजिस्ट्रेशन डू नॉट इफेक्ट द फॉलोइंग राइट दिए गए हैं कि नॉन रजिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्ट नहीं करती किसी फॉलोइंग राइट में। अब हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म पर केस कर सकती है। ठीक है, और राइट ऑफ अ पार्टनर है कि फर्म टू क्लेम अ रिलीफ ऑफ द सेट ऑफ क्लेम फॉर द वैल्यू विच डज नॉट एक्सीड द 100 रुपीज। यहाँ यदि बोला कि भागीदारों या फर्म को 100 रुपीज से अधिक मूल्य के दावों को बंद करने की राहत का दावा या उसका करने का अधिकार रहेगा।
और पावर है ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास, ऑफिशियल असाइनी के पास कि वो रिलीज कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की है, ठीक है, और लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हैं। और पार्टनर के पास राइट है, वो क्लेम कर सकता है रियलाइजेशन ऑफ द शेयर इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। और अब बात करें कि इंट्रोडक्शन करना हो, आपको कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है, एडमिशन करना है नए पार्टनर का, तो किस तरह से किया जाएगा। सेक्शन 31 में बोला कि आप जब भी न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करोगे तो वो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर जो है वो नहीं होना चाहिए। आप जब भी किसी फर्म में न्यू पार्टनर को एंटर करना चाहते हो तो उसमें ऑल विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होनी चाहिए, ठीक है। और द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड सेक्शन 30 डील करता है माइनर पार्टनर के साथ। मोड क्या है, यदि आपको किसी पार्टनर को एडमिट करना है, एडमिशन करना है या इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो किस तरीके का, मतलब आप किस तरह से जो है वो इंट्रोडक्शन कर सकते हो पार्टनर की। तो बोले विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर की, ऑल पार्टनर की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, ठीक है, कि आपने जब पार्टनरशिप डीड बनाई है ना, तो आपने यदि लिखा है कि आप जो है नए पार्टनर लेके आओगे तो किस तरह से लेके आओगे, तो आपने यदि पहले से कोई एग्रीमेंट बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट बना है आप पार्टीज के बीच में, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो ले आ सकते हो, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होना चाहिए। एक माइनर जो है वो एडमिट किया जाएगा ओनली बेनिफिट लेने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म से, ठीक है, और जब वो मेजर बनेगा तभी वो क्या बनेगा, आपका पार्टनर बनेगा। अब राइट क्या है इनकमिंग पार्टनर के, जो पार्टनर अभी अभी न्यू न्यू आया है उसके क्या कुछ राइट है। वो राइट है उसका मैनेज कर सकता है पार्टनरशिप बिजनेस को, राइट है उसको कि वो एक्सेस कर सकता है बही खाते को देख सकता है, राइट है उसको कि वो कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो देख सकता है, उसका भी राइट रहता है कि वो प्रॉफिट भी ले सकता है, लॉस की भी भरपाई कर सकता है, कैपिटल भी जो है वो दे सकता है। और राइट है डिसॉल्व द पार्टनरशिप, यदि वो पार्टनर जो है वो डिसॉल्व करवाना चाहे तो वो डिसॉल्व भी करवा सकता है। और राइट है टू इंडेमनिफिकेशन ऑफ द लॉसेस, यदि उसकी वजह से या किसी भी तरह से जो है लॉस हो गया तो यहाँ पर राइट रहता है कि उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो अदर पार्टनर करेंगे। लाइबिलिटी क्या है इनकमिंग पार्टनर की, तो यहाँ पर बोला कि एक पार्टनर की लाइबिलिटी ओनली तब होती है जब सब्सिक्वेंट टू बिकम अ पार्टनर की, एक तभी होती है जब कोई ना कोई लेन देन किया जाता है, ट्रांजेक्शन की जाती है सब्सिक्वेंट टू बिकमिंग अ पार्टनर, ठीक है। द सेम एज प्रोवाइड किया गया सेक्शन 30 क्लॉज 2 में, ठीक है। हाउ एवर इनकमिंग पार्टनर एंड को पार्टनर कैन एंटर इनटू द एग्रीमेंट, ठीक है, व्हेन ठीक है, जब भी वो एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कि जब भी वो एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है, ठीक है, तो उससे पहले पहले जितनी भी उसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है, मतलब जितने भी फर्म के काम थे उसके लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। एक बार जो इनकमिंग पार्टनर हो गया, वो लाइबिल एक पार्टनर बन गया, उसके बाद जितना भी काम उस फर्म में किया जाएगा उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रहेगी, ठीक है। आगमन से पहले फर्म के दायित्व के लिए उत्तरदायी जो है वो नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन वैसे ही जो वो एंटर हो गया उसके लिए उसकी लाइबिलिटी रहेगी। लेकिन कोई पहले से उन दोनों के बीच में कोई अब पहले से जो को पार्टनर है या कोई इनकमिंग न्यू पार्टनर है उसके बीच में और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले का पार्टनर था उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो चुका है, तो इनकमिंग पार्टनर जो है वो लाइबल होगा ऑब्लिगेशन ऑफ फर्म, जो कि प्रायर टू हिज अराइवल भी था, तब भी जो है वो उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अब रिटायरमेंट किस तरह से की जाएगी पार्टनर की, तो सेक्शन 32 में बोला गया है, ये बात करता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, ठीक है। व्हेन वन पार्टनर विड्रॉ, ठीक है, यहां पर बोले कि एक पार्टनर यदि विड्रॉ करना चाहे फ्रॉम द पार्टनरशिप से, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग, तब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर रिटायरमेंट हो रही है। रिटायरमेंट का क्या मतलब है कि एक पार्टनर क्या कहता है कि मेरे को अभी जो है वो बिजनेस नहीं करना है, ठीक है, अब मैं जो है छोड़ना चाहता हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ खुद से, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, रिटायरमेंट है।
लेकिन यदि आप बात करो कि यदि पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर देता है पार्टनरशिप बाय डिसॉल्विंग इट, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, ना कि आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो एनी पार्टनर रिटायर हो सकता है, ठीक है, खुद से अपनी विल से, और वो नोटिस दे सकता है जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है, उनको नोटिस दे सकता है कि मेरे को जो है वो फर्म छोड़नी है। ठीक है, और एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी किया जा सकता है अमंग पार्टनर के बीच में। और व्हेन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन, जब सभी भागीदारों की सहमति जो है वो दे दी जाती है, तब वो रिटायर हो जाता है। लाइबिलिटी क्या है आपके रिटायर पार्टनर की? तो एक रिटायर्ड पार्टनर जो है वो कॉन्टिन्यूस लाइबल रहता है एक्ट ऑफ फर्म के लिए अदर पार्टनर टिल ही इज अनदर, मतलब एक पार्टनर तब तक जो है वो कॉन्टिन्यूस लाइबल रहता है जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता अदर पार्टनर को रिटायरमेंट के लिए। एक बार देखो कि एक पर्सन है ना, वो यहां तक उसने काम करा, यहां तक उसने वो काम करता रहा, यहां जाके वो रिटायर हो गया, उसके बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, उससे पहले जितने भी काम कर चुका है उसके लिए उसकी लाइबिलिटी बनेगी। भले ही वो फर्म छोड़ के भी चला गया, लेकिन वहां उस टाइम उसने वो काम किया था तो उसके लिए लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, व्हेन थर्ड पार्टी डज नॉट नो एज अ पार्टनर, यदि थर्ड पार्टी नहीं जानती है कि वो एक पार्टनर अब नहीं रहा है, वो रिटायर हो गया, तो उसको बताना है, वो लाइबल है बताने के लिए। यदि वो नहीं बताता और उससे कोई बेनिफिट राइज कर लेता तो वो लाइबल रहता है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है कि वो पब्लिक नोटिस देगा अदर पार्टनर को। ठीक है, अब बोला कि एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, की आप पार्टनर को किस तरह से जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, किस तरह से जो है वो आप उसका निष्कासन कर सकते हो। तो यह बोला कि एक पार्टनर को एक्सपेल ओनली 3 कंडीशंस पर किया जा सकता है। यदि कोई पार्टनर जो है वो यदि किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए नेसेसरी है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के लिए नेसेसरी है कि उसको निकाल देना बहुत जरूरी है, तब निकाला जा सकता है। और नोटिस भी दिया जा सकता है कि आपको यहां से निकाला जा रहा है, और नोटिस देने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि उसको सुना जाएगा कि यदि इसने कोई घोटाला किया तो क्यों किया, या कोई और भी अदर रीजन हो सकता है ना, कि उसको मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको सुनवाई की। ठीक है, और यदि तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, यदि फुलफिल नहीं होती हैं तो एक्सपल्शन नहीं किया जाएगा, यदि फुलफिल होती है तो आपका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और यदि फुलफिल नहीं होती है तो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा कि ये जो एक्सपल्शन था वो आपका नल एंड वॉइड था। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर सेक्शन 34 में ये बोला गया है कि यदि एक कोई पार्टनर है, ठीक है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट, तो इट डील द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर बोला तो निम्नलिखित परिणाम जो है वो उसकी ओर दिए जा सकते हैं कि ही सीज टू बी अ पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म ऑन द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। ठीक है, कि इंसॉल्वेंट बोले कब कब हो सकता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो जाता है तो यदि कोर्ट के द्वारा उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया तो कुछ कंसिक्वेंसेस हो सकती है। यहाँ पर बोला कि जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, फ्रॉम द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ही वो क्या हो जाएगा, पार्टनर नहीं रहेगा उस पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, और यदि उसकी प्रॉपर्टी या एस्टेट जो है वो किसके पोजीशन में, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पोजीशन में है, ठीक है, तो वो फर्म किसी भी उसके एक्ट के लिए उत्तरदायी नहीं है, चाहे जो पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, पार्टनरशिप जो है वो सीज टू बी द लाइबल फॉर एनी एक्ट और इंसॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे बोला कि जो दिवालिया इंसॉल्वेंट भागीदार है, पार्टनर है, वो किसी भी कार्य के लिए जो साझेदारी उत्तरदायी नहीं होगा। अब लाइबिलिटी क्या रहती है ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन की, तो सेक्शन 35 में बोला गया है यदि किसी पार्टनर की ना डेथ होगी, ठीक है, तो उसकी क्या कुछ लाइबिलिटी रहती है। तो बोला कि यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, और अब पार्टनर बट द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यू चल रहा है, जो पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने बचे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू चला रहे हैं, तो ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर देन सर्वाइविंग पार्टनर, जितने भी जीवित पार्टनर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, तो वो क्लियर करेंगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करेंगे उस पार्टनर का जिसकी डेथ हो गई, उसके लीगल हायर्स को उनका
जो भी उनका शेयर बनता था वो दिया जाएगा। ठीक है, और बोला कि आफ्टर क्लियरिंग द डिसीज पार्टनर एस्टेट फ्रॉम एनी लायबिलिटी फॉर फ्यूचर एक्ट ऑफ अ फादर। ठीक है, फिर है आपका लायबिलिटी ऑफ आउट गोइंग पार्टनर, कि ऐसे पार्टनर जो कि छोड़ के चले गए हैं उनका क्या लायबिलिटी रहती है। तो सेक्शन 36 में दिया गया है कि ऐसे पार्टनर जो कि छोड़ के चले गए उनको बोला जाता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि आप उस फर्म का नेम का यूज नहीं करोगे। आप किसी अदर पर्सन से ये नहीं कहोगे कि मैं अभी भी उस फर्म का पार्टनर हूं और मेरे साथ कहीं बिजनेस करो। ठीक है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा एज अ पार्टनर हिमसेल्फ। और टू मेक अ कस्टमर, और जो कस्टमर है उनसे वो कस्टमर नहीं छीनेगा कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं और आप मेरे साथ बिजनेस करो या मेरे से कोई लेन देन करो। जो आउटगोइंग पार्टनर है वो मे एंटर इनटू द एग्रीमेंट नॉट कैरिंग द सिमिलर बिजनेस, की जो आउटगोइंग पार्टनर है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट नहीं में एंटर नहीं हो सकते, कि सिमिलर बिजनेस करने के लिए आप जो है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। कुछ एक स्पेसिफाइड पीरियड बताया गया है कि वो पीरियड खत्म हो जाता है तो आउटगोइंग पार्टनर को अलाउ किया जाता है कि आप जो है सिमिलर बिजनेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बोला कि लायबिलिटी ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। ठीक है, और बोला कि व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर सीज टू बी द पार्टनर, यदि कोई भी पार्टनर है वो पार्टनर नहीं रहता और रिमेनिंग जो जितने भी पार्टनर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस बिजनेस को और अभी तक उन्होंने सेटल नहीं किया गया है उस अकाउंट को, जब तक वो पार्टनर था तो उससे उसका जितना शेयर बनता था उसको उसके अकाउंट को सेटल नहीं किया गया है, तो आउटगोइंग पार्टनर जो है लाइबल है कि वो शेयर ले सकता है फ्रॉम द प्रॉफिट जो भी अर्न किया गया है फर्म के द्वारा। ठीक है, और इस डेट में जब वो पार्टनर नहीं भी, जब वो पार्टनर था उस टाइम उस फर्म को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसके लिए जो है वो लाइबल है, आपका इंटाइटल है प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी। ठीक है, शेयर लेने के लिए। और द शेयर में बी एट्रीब्यूटेड टू द यूज ऑफ शेयर। ठीक है, और जो शेयर होगा, ठीक है, यहाँ पर बोले 6% इंटरेस्ट, 6% ब्याज के रूप में जो है पर एनम दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, और सर्वाइविंग पार्टनर के पास ऑप्शन होता है टू परचेज द शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर एंड इफ they purchase it, then the deceased partner has no right to get a profit derived from such property। ठीक है, यहां पर बोला है कि जो डिसीज पार्टनर है उनके पास कोई राइट नहीं रहता कि वो प्रॉफिट ड्राइव करें उस प्रॉपर्टी से। ठीक है, जो जीवित साथी, जितने भी जीवित आपके सर्वाइविंग पार्टनर है वो मृत साथी का हिस्सा खरीदने का विकल्प, यहाँ पर बोला देखो कि इन्होंने पार्टनरशिप फर्म कोई ओपन करी थी। ठीक है, ए बी सी ने, और ए जो है वो मर गया फॉर एग्जाम्पल, तो बी और सी जो है वो इस प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं लीगल हायर से कि अब इस प्रॉपर्टी को भी हमें दे दो। ठीक है, यदि वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो जो डिसीज पर्सन है उसके पास कोई राइट नहीं रहता कि उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट लेने का, प्रॉफिट लेने का। अब सेक्शन 39 टू 44 में बताया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ बोला कि सम टाइम कुछ एक ऐसी सर्कमस्टांसेस बताई गई हैं कि जिन पर आप क्या कर सकते हो, डिसॉल्व करवा सकते हो फर्म को। सम टाइम जो फर्म डिसॉल्व की जा सकती है, या तो आप वॉलंटरली भी डिसॉल्व करवा सकते हो या बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी जो है उसको डिसॉल्व करवाया जा सकता है। वेरियस मोड बताए गए हैं अंडर सेक्शन 39 टू 44 में कि कब कब किस किस बेस पर जो है वो आप डिसॉल्व करवा सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म को। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप वॉलंटरली भी डिसॉल्व करवा सकते हो और द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी जो है वो डिसॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, सर्टन राइट एंड लायबिलिटी जो है दी गई है पार्टनर की। ठीक है, जब पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होती है तो। अब बोला कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन डिफरेंट सिचुएशन, अंडर सेक्शन 45 में ये बोला गया है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्या भी बोला कि पार्टनर जो है वो लाइबल होते हैं एक्ट करने के लिए फर्म, जो फर्म है उसका एक्ट करने के लिए विद द थर्ड पार्टी के साथ जो भी एक्ट होगा उसको करने के लिए। ठीक है,
until the public notice is given, ठीक है, जो सार्वजनिक सूचना दिए जाने तक जो है वो फर्म भागीदार के कार्य के लिए तीसरे पक्ष के साथ उत्तरदायी रहती है, ठीक है। और यदि किसी पार्टनर को डिक्लेयर कर दिया जाता है इंसॉल्वेंट, या तो वो पार्टनर आपका रिटायर हो जाता है या तो वो किसी की डेथ हो गई, ठीक है, या ठीक है, ये या तो किसी की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, या ठीक है, या तो उसको वो रिटायर हो गया, तो वो उसको तीसरे पक्ष के साथ निपटने के समय, मतलब तीसरे पक्ष के साथ कोई डील कर रहा है, ठीक है, उस टाइम जब वो डील कर रहा है तीसरे पक्ष के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, तो वो भागीदारी के रूप में जो है वो नहीं जाना जाएगा, ठीक है, कि वो पार्टनर है। अब देखो कि कोई सी पार्टनर रिटायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या किसी की डेथ हो गई तो काहे का वो किसी के साथ जो है वो डील करेगा, लेकिन कोई पर्सन रिटायर हो गया, तो वो एक बार रिटायर हो गया तो उसको पार्टनर नहीं मानेंगे, ठीक है, एट द टाइम जब वो थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है, और ना ही वो आपका लाइबल है किसी भी एक्ट के लिए, ठीक है। अब बाउंडिंग ऑफ द बिजनेस और पोस्ट डिसोल्यूशन की बात करिए, तो यदि आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो एवरी पार्टनर जो है वो राइट रखते हैं कि वो शेयर ले सकते हैं, फर्म की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जो भी डेप्ट एंड लायबिलिटीज हैं उनको चुकाने के लिए, ठीक है, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी से जो है वो पर उनका राइट है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब जितना भी उनको शेयर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा अकाउंट्स को, तो सेक्शन 48 में बोला गया कि व्हेन द पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाती है, द अकाउंट ऑफ अ पार्टनर नीड टू बी सेटल, तो बहुत नीड रहती है कि आप जो है वो सेटल करो, ठीक है, और जो भी ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने जो भी अपना प्रॉफिट अर्न करा था, यदि आपको कोई लॉस भी हुआ है तो आप सेटल करो। वेरियस मोड बताए गए हैं सेटल करने के अकाउंट को, और यदि डेफिशिएंसी रहती है कैपिटल की या लॉस की, इज इनकर व्हेन इट इज पेड आउट और प्रॉफिट, और इफ द प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, यदि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो नो प्रॉफिट इज अर्न, यदि तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो प्रॉफिट लाइव नहीं किया जा सकता, यदि आवश्यक हो तो इसका भुगतान जो है वो उस कैपिटल या भागीदारों द्वारा दिया जा सकता है जो भी उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करेगी। आप क्या करोगे, उस अकाउंट को सेटल करोगे, यदि प्रॉफिट हो रहा तब भी, लॉस हो रहा तब भी उसको सेटल करोगे, जितना भी यदि आपको लोन भी है तब भी जो है आप उसका पेमेंट करोगे। अब बोला गया कि द असेट ऑफ द फर्म and the capital contributed by the partner to meet up the deficiency of the capital and applies the following the order। रीपे करोगे आप थर्ड पार्टी को, यदि आपका कोई लोन वगैरह रह जाता है तो आप रीपे करोगे थर्ड पार्टी को, और द अमाउंट विच इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द कैपिटल, यदि कैपिटल में से कुछ जो मतलब वो अमाउंट जो कि कैपिटल से जो है वो उसकी को दिक्का देना रह गया तो उसको भी देंगे, ठीक है, और कोई भी अमाउंट यदि बचता है जो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के द्वारा जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और पेइंग फर्म डेप्ट और सेपरेट डेप्ट की बात करेंगे कि फर्म का डेप्ट भी जो है वो पे किया जाएगा ज्वाइंट डेप्ट के रूप में, और बोला कि सबसे पहले बोला कि जो डेप्ट बचता है यदि लोन वगैरह उन्होंने लिया तो सबसे पहले आप ज्वाइंट डेप्ट से ही उसको पे करोगे, प्रायोरिटी यही रहेगी, और सरप्लस यदि फिर भी जो है वो आपका डेप्ट बच जाता है तब जो है उसको सेपरेट डेप्ट से जो है वो पे किया जाएगा, ठीक है। यदि किसी यहां पर बोला कि पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया गया है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेक्शन 50 या 50 और 53 में ये बोला गया है कि यदि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है और चाहे बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, और द बिजनेस इज कैरी आउट द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई है और बिजनेस कैरी आउट किया जा रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर से, तो उसकी लीगल हायर, जो डिसीज पर्सन है उसकी लीगल हायर जो है वो आपके अकाउंट सेटल करने के लिए जो है वो एंटाइटल रहते हैं, और फॉर द पर्सनल बेनिफिट यदि अर्न किया जा रहा है फर्म के द्वारा, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो एंटाइटल है बिफोर बाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, कि
तो उन्हें साझेदारी को समाप्त करने से पहले अर्जित व्यक्तिगत लाभ का हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। यदि वो कोई पर्सनल बेनिफिट भी ले रहे हैं, अर्न कर रहे हैं वो पर्सनल बेनिफिट, तो आपको पार्टनरशिप फर्म के बाइंडिंग से पहले, ठीक है, बाइंडिंग अप होने से पहले जो है आपको हिसाब देना पड़ेगा कि यदि उन्होंने कोई पर्सनल बेनिफिट भी उठाया है तो, ठीक है। और बोला कि यदि मिसकंडक्ट करती है कोई पार्टनर, ठीक है, तो पेइंग द प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि पोस्ट ऑफ एग्रीमेंट इन विच देयर इज नो क्लॉज ऑफ रिटर्न प्रीमियम, और कॉन्ट्रैक्ट जो यदि फ्रॉड के साथ किया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ किया गया है, ठीक है, तो प्रीमियम का भुगतान करने वाले साथी के साथ दुर्व्यवहार, ये बताया सेक्शन 52। post an agreement in which there is no clause for return of premium, or when the partnership arise from the contract is restrained due to the fraud or misrepresentation, कि आपने कोई पार्टनरशिप में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ड्यू टू द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, देन पार्टी के पास राइट रहता है कि वो उस अनुबंध को रद्द भी करवा सकती है, ठीक है। और एक पार्टी जो कि एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, उसके पास राइट रहता है कि वो उस अनुबंध को रद्द करवा सकती है। अब लास्ट है आपका, यदि किसी ने सेल ही कर दी गुडविल तो बोले आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, यदि सेल कर दी गुडविल, ठीक है, तो सेक्शन 55 में ये बोला गया है कि गुडविल क्या की जाती है, ट्रीट की जाती है कि वो असेट है। गुडविल क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर राहुल डायरी जो है वो खोली गई थी किसी पर्सन के द्वारा, बहुत सालों से बिजनेस चल रहा था, ठीक है। अब किसी पर्सन ने अपनी बिल्डिंग तो बेच दी, साथ ही साथ जो है ये अपना बिजनेस भी बेच दिया, पूरा का पूरा बिजनेस ही बेच दिया। तो ये उसकी आइडेंटिटी थी कि उसको इस नाम से जानते थे, उस बिजनेस को इस नाम से जानते थे, उसने पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही बेच दी। तो यहाँ पर बोला कि गुडविल इज इंक्लूडेड, उसमें गुडविल इंक्लूड होती है आपके असेट्स, ठीक है, जब हम सेटल कर रहे हैं अकाउंट को आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और गुडविल को यदि सोल्ड कर दिया जाता है सेपरेटली, ठीक है, यदि अन्य संपत्तियों के साथ बेचा जा सकता है, ठीक है, यदि आपने सेल कर दिया है, ठीक है, आपने किसी को सोल्ड कर दिया है सेपरेटली उस गुडविल को, तो जब आपकी फर्म डिसॉल्व होगी या फर्म आपकी या तो आपने गुडविल को सोल्ड कर दिया है, ठीक है, तो पार्टनर के पास ये राइट नहीं रहेगा, मतलब उस पर्सन जब उसने जो है उस गुडविल को सेल कर दिया है तो उसके पास ये राइट नहीं कर रहेगा कि वो अपना इसी तरह का सिमिलर बिजनेस करना चाहे तो कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर बोला कि पार्टनर जो है वो प्रोहिबिट, तो इस केस में जो उस पर्सन को प्रोहिबिट किया जाएगा कि यदि आपने गुडविल अपना पूरा बिजनेस बेच दिया है तो आप उस फर्म का जो है वो नेम यूज नहीं कर सकते, टू यूज द नेम ऑफ फर्म, कि आप जो है उसका नाम भी यूज नहीं कर सकते। आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि आप जो है वो उस बिजनेस को कैरी कर रहे हो। और सॉलिसिट द कस्टमर, आप उसके बिहाफ पर कि मैं अभी भी उसी बिजनेस को चेक करता हूं, और उसके बिहाफ पर जो है आप किसी कस्टमर के साथ डील नहीं कर सकते बिफोर द डिसोल्यूशन, ठीक है, जिसके साथ कि अब बिफोर द डिसोल्यूशन जिन कस्टमर के साथ डील करते थे, तो आप बाद में भी आफ्टर डिसोल्यूशन भी जो है वो उनके साथ सेम वैसे ही जो है वो आप ये नहीं कहोगे कि मैं अभी भी वही बिजनेस करता हूँ या उस फर्म का नाम यूज कर रहे हो या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं वो बिजनेस करता हूँ, तो आप जो है वो इस तरह का काम नहीं करोगे। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं तक था, और काफी लंबा सेशन हो गया होगा क्यों, ठीक है। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ यदि आपको सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।